तो दोस्तों इस मनवा के चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा घायल होता है और वो कह रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब लोग मारे गए और एक मैं जो इंसानियत का सबसे ताकतवर योद्धा था आज वो भी मर रहा है। मुझे लगता है कि मैं शायद इस टाइटल का हकदार नहीं हूँ। मैंने लगभग सारे 7 फिन डीमंस को मार दिया था, पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम हार गए? कहीं इन सब में 8 फिन डीमन तो नहीं था? अब ये सब कहते हुए दोस्तों हमारा ये कैरेक्टर खुद को कसूरवार ठहरा रहा होता है क्योंकि इसकी वजह से इसके सभी दोस्त मारे गए होते हैं। तभी अगले सीन में हम एक डीमन को देखते हैं जो इस वॉरियर के पास आता है, जिसे देख के अपना वॉरियर सोचता है कि आखिर ये डीमन कौन है और आखिर ये करना क्या चाहता है। अब ये डीमन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, जिसके बाद हमें सिर्फ डार्कनेस दिखाया जाता है, लेकिन तभी अचानक से हमें एक रोशनी भी दिखाई जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैरेक्टर एक अलग ही दुनिया में आ गया होता है और वो बस ये सोच रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ और क्या मैं मर चुका हूँ या फिर जिंदा हूँ। लेकिन मुझे ये कोई सपने जैसा नहीं लग रहा है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अब दोस्तों अपना ये मेन कैरेक्टर चिल्लाने लगता है कि इसकी बॉडी और इसका हैंडसम फेस कहाँ गया और आखिर ये कहाँ आ चुका है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि वो कैरेक्टर एक हेलियस नाम की सिटी में आ गया होता है, जहां एक आदमी कुछ लोगों को एक वॉरियर होने के मायने बता रहा होता है और इस आदमी का नाम जी यांग तांग होता है जो हेलियस सिटी के 3rd स्क्वाड्रन का लीडर होता है। अब दोस्तों उस लीडर के द्वारा हमें पता चलता है कि वो हमारा मेन कैरेक्टर सन 3069 में आ चुका है, जहाँ एंशिएंट किंग के द्वारा दुनिया में एक एपोक्लिप्स लाया गया था जिसमें हजारों की संख्या में डीमंस ने इंसानों पर हमला कर दिया था, जिनसे बचने के लिए इंसानों ने कई समय बाद एक तरीका निकाला था जिनसे वो डीमंस के अगेंस्ट फाइट कर सकते थे और वो तरीका था ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट का। ये एक ऐसा इक्विपमेंट था जिसके द्वारा वो एक डीमन के कोर पावर को यूटिलाइज करके उस इक्विपमेंट से उन डीमंस की तरह ही फाइट कर सकते थे। दोस्तों अब इन सब के बीच में हमें ये भी पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का नाम आंग होता है, जो 60 साल पहले पूरी दुनिया के वॉरियर्स के साथ डीमंस पर अटैक करने गया था और वो युद्ध लगभग 5-6 हफ्तों तक चला था, जिसे डिमोनिक वेव इन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और उस युद्ध में इंसानों ने डीमंस को हरा दिया था, जिसके बाद वो 60 साल से खुशहाली से जी रहे हैं। अब इसी बीच यहाँ दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम आंग होता है वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्या वो 60 साल बाद दोबारा जिंदा हुआ है। जिसके बाद वो लीडर फिर से बताता है कि उस युद्ध के बाद हमने अपने कई हीरोइक वॉरियर्स और ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आंग को खो दिया था। माना जाता है कि वो 7 फिन के हाईएस्ट रैंक के डीमन से बैटल में हार गए थे। जिसके बाद दोस्तों अपना आंग फिर से अपने मन ही मन में कहता है कि नहीं, वो 7 फिन का डीमन नहीं था बल्कि वो 8 फिन लेवल का डीमन था। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक भी इंसानों को डीमंस के कैपेबिलिटीज के बारे में नहीं पता चला है। अब अगले सीन में हम उस लीडर को अपने सोल्जर को मोटिवेट करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वहाँ खड़ा हर एक सोल्जर मोटिवेट होकर जोरों शोरों से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस लीडर की नज़र हमारे आंग पर पड़ती है और वो उसके पास आता है और वो उससे उसका नाम पूछता है। जिसके बाद आंग सोचता है कि आखिर मैं इसे क्या बताऊं, क्या मैं इसको ये बताऊं कि मैं ही मिस्टर आंग हूं और 60 साल बाद मैं दोबारा जिंदा हो गया हूं, वो भी इस पतली सी बॉडी में। अब तभी उस लीडर की नज़र आंग के चेस्ट पे जाती है, जहाँ पर उसको पता चल जाता है कि इसका नाम आंग है और ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि ये हमारे मिस्टर आंग की बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात है कि तुम जैसे इंसान का नाम आंग है, ये तो उनके नाम की बदनामी हो गई। फिर वो लीडर आंग से कहता है तुम एक नालायक और सुखड़े से बंदे हो जिसने मिस्टर आंग के नाम की बदनामी करी है, इसलिए तुम्हारी ये हिम्मत कैसी हुई। और ये कहते ही वो लीडर आंग को एक जोरदार पंच मार के जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद आंग कहता है कि इस बॉडी से मुझे सच में नफरत है, ये किसी काम की नहीं है। अब यहाँ लीडर उसको कहता है कि आने वाले एग्जाम में मेरी नज़र तुम पर ही रहेगी, तो इसके लिए तैयार रहना। फिर उसके बाद लीडर वहाँ खड़े सभी वॉरियर को कहता है कि सब के सब एग्जामिनेशन ग्राउंड में मिलो, मैं वहाँ पर तुम्हारे किसी चीज का टेस्ट लूंगा और वो चीज और कुछ नहीं, उनका फिटनेस टेस्ट होता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आंग जमीन पर पड़ा होता है, जिसे एक लड़का उठाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद वो लड़का अपना नाम बताता है जो लान स्नो होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम एक लड़की को भी देखते हैं जो आंग से कहती है कि सिर्फ नाम रखने से कोई आंग नहीं बन जाता और इस लड़की का नाम सितु लियो होता है। अब ये सुनकर अपना आंग चिढ़ जाता है और वो स्नो से पूछता है कि ये लड़की कौन है।
तो स्नो आंग को बताता है कि इसका नाम सीतू लियू है और ये अपने बैच की टॉप वॉरियर में से एक है। और तो और ये हिलियोस सिटी के जाने माने फैमिली सीटू फैमिली की बड़ी बेटी है जो मार्शल आर्ट्स में टॉप पर है। ये सुनकर आंग कहता है कि सीतू फैमिली, आखिर ये नाम मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। जिसके बाद दोस्तों स्नो आंग को उठा देता है, जिसे देखकर एक और लड़की इनके पीछे से आती है और वो इनकी पिक्चर क्लिक कर लेती है। अब आंग उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद तो वो लड़की आंग को इग्नोर ही कर देती है क्योंकि वो और स्नो आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर वो लड़की अपना नाम सुइजियो यूही बताती है और कहती है कि मुझे तुम दोनों की फ्रेंडशिप बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी पिक क्लिक कर ली। अब इसे देखकर आंग को समझ आ जाता है कि ये लड़की सिर्फ मस्तीखोर है और कुछ नहीं। जिसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हम ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ आंग कह रहा होता है कि भले ही ये बॉडी कमजोर है लेकिन मैं अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर तो हूँ ही, और अब मैं ये सारे टेस्ट को यूं चुटकियों में क्लियर करके बड़े अच्छे ग्रेड्स लाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों टेस्ट का पहला राउंड स्टार्ट हो जाता है जो लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन होता है। और इस रेस के स्टार्ट होते ही आंग बड़ी तेजी से भागता है और कहता है कि मैं अब एक न्यू रिकॉर्ड बनाऊंगा जो कोई नहीं तोड़ पाएगा। और दोस्तों ऐसा होता भी है क्योंकि आंग सबसे लास्ट प्लेस पे आता है और उसने सबसे ज्यादा टाइम लेकर लास्ट आने का रिकॉर्ड बनाया होता है। अब दोस्तों यहाँ बैक टू बैक 2 और टेस्ट होते हैं जिसमें आंग सबसे लास्ट में ही आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि सबसे लास्ट में मैं कैसे आ सकता हूँ। इसी बीच जले पर नमक छिड़कने स्नो आता है और वो कहता है कि भाई तूने तो सबसे खराब रिजल्ट लाने में अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया है। और दूसरी तरफ सुइजियो भी उसकी स्नैप ले रही होती है और उसे चिढ़ा रही होती है। ग्राउंड के साइड में ही हम देखते हैं कि एक कोच कैप्टन से कह रहा होता है कि कैप्टन वो लड़का आंग जो है वो किसी काम का नहीं है और उसके रिजल्ट भी बहुत खराब आ रहे हैं, तो हमें उसे इसी राउंड में एलिमिनेट कर देना चाहिए। ये सुनकर कैप्टन उससे बोलता है कि मुझे तो उसके लिए कोई होप नहीं है, लेकिन अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना उसका अधिकार है, तो वो अधिकार मैं उससे नहीं छीन सकता, इसलिए उसे अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने दो, क्या पता वही उसका आखिरी राउंड हो। जिसके बाद कैप्टन सेकंड राउंड को स्टार्ट करने के लिए बोलता है और वहां से चला जाता है। अब वहां ग्राउंड में एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें कहा जाता है कि अब सबका सेकंड राउंड होगा जहां आपको ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट के सिंक्रोनाइजेशन पर पास किया जाएगा। यह अनाउंसमेंट की सुनते ही आंग स्माइल करते हुए कहता है ग्राफ्टिंग सिंक्रोनाइजेशन, वाह, इसका मतलब कि अभी भी मेरे पास एक चांस है क्योंकि 60 साल पहले मैं ही था जिसने इसमें 96% का स्कोर प्राप्त किया था। ग्राफ्टिंग सिंक्रोनाइजेशन एक ह्यूमन के शरीर नहीं बल्कि उसकी विल पावर पर जज करती है। अब यहाँ दोस्तों आंग में एक अलग ही मोटिवेशन आ जाता है और वो कहता है कि इस बार मैं हाईएस्ट रैंक अचीव करूंगा, और ये कहकर वो टेस्ट वेन्यू की तरफ आगे बढ़ जाता है। वेन्यू के अंदर आते ही वो ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट के सूट को पहनकर कहता है कि 60 सालों में इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक वॉरियर 39% सिंक्रोनाइजेशन लाया होता है और वो सीतू लियो ही होती है, जिसे देखकर आंग कहता है कि ये कमाल की बात है कि वो 39% तक रीच कर गई, लगता है ये इस साल का न्यू रिकॉर्ड है। अब दोस्तों यहाँ सारे लौंडे सीतू को देखकर खुश हो रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीतू भी बड़ी एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली जाती है और एक रूम में आकर शर्मा रही होती है और कह रही होती है कि वाह सीतू, तूने तो कमाल ही कर दिया, तू 39 तक रीच कर गई। और बाहर सब मेरी ही तारीफ कर रहे थे। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से सीन चेंज होता है और हम फिर से आंग को देखते हैं जिसके पास शो आता है और वो उससे कहता है कि सच में यार वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो आंग कहता है कि हाँ वो है तो सही। फिर स्नो आंग से पूछता है कि तुम नर्वस नहीं हो, तो आंग कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी मैंने इसे पहले भी यूज कर रखा है। जिसे सुनकर स्नो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो हैरान भी होता है कि आखिर ये क्या बात कर रहा है। तो फिर आंग उसे बताता है कि ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट लगाने पर वो हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा पेन और प्रेशर डालते हैं जिससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि स्नो भी पास हो जाता है और सुइजियो भी पास हो जाती है, जिन्हें देखकर कैप्टन कहता है कि इस बार हमें बहुत अच्छे वॉरियर्स देखने को मिल रहे हैं। तभी हम एक और गर्ल को देखते हैं जो वहाँ खड़ी होती है और वो कैप्टन से कहती है कि इस बार अभी तक हमें 6 कैंडिडेट ऐसे मिले हैं जो 30% या उससे ज्यादा स्कोर कर चुके हैं और इस बार का बैच भी बड़ा कमाल का है। अब यही दोस्तों कैप्टन आंग को देखकर कहता है कि इस बार कुछ नालायक भी आए हैं, जहां अपना आंग टेस्ट के लिए आगे बढ़ रहा होता है लेकिन सब लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और वो उसे देखकर कह रहे होते हैं कि आखिर ये सुखड़ा क्या करेगा, ये तो वहां जाते ही उल्टी करके मर जाएगा और इससे पहले के सभी टेस्ट में तो ये लास्ट में आया है। अब इन सब की बातें सुनकर आंग बोलता है कि और हंस लो तुम लोग, लेकिन जब मैं उस टेस्ट में क्लियर हो जाऊंगा तब तुम्हारे दांत झड़ जाएंगे। और ये कहकर दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आंग टेस्ट के लिए आगे बढ़ता है और वो रेड कोर को चूज करता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि डिमोनिक कोर की पावर्स 6 प्रकार की होती है, जिसमें रेड कोर पावर को रिप्रेजेंट करता है और येलो डिफेंस, ग्रीन हीलिंग और ब्लू स्पीड को रिप्रेजेंट करता है।
दूसरी तरफ पर्पल कोर इमेजिनरी पावर और ब्लैक कोर टाइम एंड स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये दोनों कोर बहुत ज्यादा रेयर होते हैं जो आसानी से नहीं मिलते। अब दोस्तों यहाँ आंग उस कोर को अपने चेस्ट पर लगा लेता है और कहता है कि अब देखना असली पावर किसे कहते हैं। जिसके बाद आंग को इक्विपमेंट लगाया जाता है और तभी वहाँ बहुत तेज रोशनी और पावर रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और अचानक से तभी आंग का स्कोर डायरेक्ट 40% पर रीच कर जाता है, जिसे देखकर आंग स्माइल करता है और कहता है कि बस 40%, मैं वही हूँ जिसने 96% तक रीच किया था, तो चलो इसे और बढ़ाते हैं। अब दोस्तों यहाँ आंग के इतना कहते ही आंग और पावर रिलीज करता है, जिससे मशीन का स्कोर 60% तक रीच कर जाता है। और इसे देखकर कैप्टन भी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर किसी का स्कोर इतना कैसे बढ़ सकता है, कहीं मशीन में कुछ खराबी तो नहीं आ गई है। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि स्कोर और बढ़ता चला जाता है और सिंक्रोनाइजेशन परसेंटेज 80% तक पहुंच जाता है। स्कोर को इतना देख के वहां खड़े सभी कैंडिडेट्स का मुंह खुला रह जाता है, लेकिन वो सब तब भी यही सोच रहे होते हैं कि लगता है कि मशीन में कुछ खराबी आ गई है। अब इससे हमारे आंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो इस मोमेंट पर अपने आप को एकदम गॉड की तरह फील कर रहा होता है और वो कहता है कि देखो ये है तुम्हारे और मेरे बीच का फासला पागल बच्चों। अब आंग के इतना बोलते ही उसकी एनर्जी अचानक से लो डाउन हो जाती है, जिसे देखकर उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और तभी उसका स्कोर 10% पर आकर स्टॉप हो जाता है और उसकी हालत एकदम पंचर जैसी हो जाती है। जिसके बाद वो कैप्टन के बगल वाली लड़की कहती है कि डाटा में ग्लिच होने की वजह से हमें ये दिक्कत देखने को मिली थी, क्योंकि उसका डिमोनिक कोर में क्रैक आ गया था। जिसके बाद कैप्टन कहता है कि मतलब मशीन में दिक्कत थी और सिंक्रोनाइजेशन परसेंटेज 10 पर आके रुक गया है ना। तो वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और आंग बड़ी मुश्किल से 10% पर आकर पास हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आंग जमीन पर पड़ा होता है और सब लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वहाँ खड़े लोग कह रहे होते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था ये फिसड्डी है, मशीन में ग्लिच की वजह से इसका स्कोर इतना बढ़ गया था। अब इसी बीच दोस्तों स्नो आगे आकर आंग को उठाकर वहाँ से ले जाता है। जाते हुए आंग कहता है कि चलो मैं पास तो हो गया। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और आंग लॉन्च में बैठकर सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से मेरी सारी एनर्जी लो हो गई, मैंने तो इससे ज्यादा एनर्जी को हैंडल किया है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ। आंग यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है और कहता है कि मुबारक हो, तुम सब ने सेकंड राउंड को क्लियर कर लिया है। अब तुम सब के फाइनल राउंड की बारी है, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और उस प्रैक्टिकल टेस्ट में तुम्हारा सामना रियल डीमन से होगा और मैं आशा करता हूँ कि तुम सब उसे बड़े आराम से क्लियर कर लोगे। अब दोस्तों ये सुन के वहाँ सब लोग थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हें कैप्टन टेस्ट वेन्यू की तरफ जाने को कहता है। यहाँ कैप्टन का ध्यान सिर्फ आंग पर होता है और वो उसे देखकर मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अगले असेसमेंट में क्या करते हो आंग। और कैप्टन की तरह बोलते ही दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम हेलियस सिटी को देखते हैं, जहां पर सभी कैंडिडेट्स जमा होते हैं और तभी उस सिटी के डोर को ओपन किया जाता है। जिसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि लोग अपने आप को डीमन से प्रोटेक्ट करने के लिए दीवारों के अंदर 60 साल से आइसोलेटेड थे और वो सब पहली बार वॉल्स के दूसरी तरफ जाने वाले थे। ऐसे ये कहानी थोड़ी अटैक ऑन टाइटन एनिमे की तरह मैच हो रही है। तो दोस्तों वहाँ खड़ा कोच उन सभी कैंडिडेट्स को चुप होकर अपनी इक्विपमेंट को रीचेक करने को बोलता है, जहां अपना आंग कहता है कि मुझे इन लोगों ने एक नया स्ट्रेंथ कोर दिया है, लेकिन इससे पहले वाला जो कोर था पता नहीं उसमें ऐसा क्या हुआ जिसे मेरी बॉडी ने यूज करने से रिजेक्ट कर दिया। अब आंग के इतना कहते ही वो वॉल्स के बाहर अपना पहला कदम रखता है और उसके पैर रखते ही दोस्तों हम देखते हैं कि आंग के शरीर से एक अलग ही टाइप का वेव रिलीज होता है जो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा होता है और वो वेव फैलते हुए एक गुफा के अंदर चली जाती है, जिसे महसूस करते हुए वहाँ एक डीमन बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर मुझसे भी ज़्यादा लेवल का डीमन कहाँ से आ गया। और दोस्तों वो डीमन ये कहता हुआ वहाँ पे खड़ा हो जाता है। अब तभी दोस्तों हम फिर से आंग को देखते हैं, जिसे उस डीमन के बारे में पता चल जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो सब कौन थे, कहीं वो डीमंस तो नहीं थे, पता नहीं मेरे दिल में मुझे कुछ अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है। अब दोस्तों आंग ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके पीछे से सीतेलियो आ जाती है और वो उसे आगे बढ़ने को कहती है। जिसके बाद वहाँ पर स्नो और तोमोई भी आ जाते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ, सुइजियो का नाम चेंज करके ऑथर ने इसका नाम तोमोई कर दिया है, तो अब से मैं अपनी वीडियो में इसका नाम तोमोई ही लूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर दोस्तों टेस्ट के लिए टीम बनाना जरूरी होता है, तो ये चारों आपस में अपनी टीम बना लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में वहाँ खड़ा कोच उन सभी कैंडिडेट्स को उनका टेस्ट बताता है, जहाँ पर उन सभी को एक कैप्सूल दिया जाता है जिसमें एक ब्लैक स्टील होता है और उन सभी को उस स्टील को फॉग के अंदर जाकर एक रेड फ्लैश लाइट में जाकर इंसर्ट करना होता है
और उसी बीच उन्हें उन फॉक्स में आने वाले सभी डीमंस का सामना करना होगा। ये सब बताने के बाद दोस्तों वहाँ टेस्ट शुरू हो जाता है और एक एक करके सभी टीम उस टेस्ट को परफॉर्म करने लगती है, जिसे वहाँ खड़े सभी लीडर्स देख रहे होते हैं और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब यहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम दादा जेले होता है और वो हेलियोस सिटी के 2nd स्क्वाड्रन की लीडर होती है और वो कह रही होती है कि मेरी नज़र सीतु लियो पर है जो सीटू फैमिली से है। अब यहाँ हम एक और न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जोल होता है और वो 1st स्क्वाड्रन का लीडर होता है। अब जोल कहता है कि सीतू फैमिली के लोग मार्शल आर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, इसका मतलब ये हुआ सीतू लियो एक ग्रेट वॉरियर बनने के लायक है। अब ये दोनों आपस में बोल ही रहे होते हैं कि अब यहाँ पर अपना 3rd स्क्वाड्रन का लीडर कहता है कि यहाँ पर एक और बंदा है जिसे हमें देखना चाहिए और वो आंग है। अब लीडर आंग को देखते हुए सोचने लगता है कि मैंने उस टूटे हुए कोर को चेक किया था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो ऐसा क्या हुआ जो 2nd राउंड में वो टूट गया। अब दोस्तों यहाँ पर लीडर ये सोच ही रहा होता है कि तभी जेले उसे टच करते हुए कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो टंग टंग। अब ये सुनकर लीडर शर्माते हुए उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। जिसके कुछ समय बाद जेले कहती है कि यहाँ पर कोई ग्रेड का तो डीमन नहीं है ना, तो टंग टंग लीडर कहता है कि नहीं, यहाँ पर सभी फिनलेस डीमन है, हमने पहले ही हेलियोस सिटी के आसपास को चेक कर लिया था और हमें पता चला है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी फिन डीमन नहीं है। वैसे दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फिनलेस डीमन होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होते और जो ग्रेट डीमंस होते हैं वो खतरनाक होते हैं, इसलिए ये लोग उसी की बात कर रहे हैं। अब जोएल कहता है कि टेंशन वाली बात नहीं है, अगर यहाँ पर कोई 1 फिन ग्रेड का भी डीमन आ गया तो हम इन बच्चों को बचाने के लिए उसे ख़त्म कर देंगे। और जोएल के इतना कहते ही दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहाँ एक एक करके सभी टीम अपना असेसमेंट क्लियर कर रहे होते हैं, जिसके बाद आंग की टीम का नंबर आता है और कोच उनको तैयार होने के लिए कहता है। अब यहीं हमारे चारों धुरंधर टेस्ट के लिए एकदम एक्साइटेड दिखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आंग के हाथ में जो ब्लैक स्टील वाला कैप्सूल होता है उसे अचानक से सेतु लियो छीन कर आगे भाग जाती है और वो कहती है कि चलो तुम सब मेरे पीछे आओ। जिसके बाद आंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इसे हर समय बस अटेंशन ही चाहिए होती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये चारों अपने टेस्ट को पूरा करने के लिए उस रेड फ्लैशलाइट की तरफ भागने लगते हैं और यहाँ तो भाई ये सीतु लियो बड़े खतरनाक स्टंट करते हुए आगे बढ़ रही होती है और 1 मिनट के अंदर ही वो बैक फ्लिप मार के उस कैप्सूल को रेड लाइट में इंसर्ट कर देती है, जिसे देखकर दादा जेले कहती है कि वाह, सीतु लियो के पास तो हीलिंग वाला कोर है लेकिन तब भी वो स्पीड कोर की तरफ वर्क कर रही है। सच में मार्शल आर्ट की अलग ही पावर होती है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि अचानक से सीतु लियो के तरफ डीमंस अटैक करने आ रहे होते हैं, जिसे देखकर आंग स्नो को अटैक करने को बोलता है। जिसके बाद तो स्नो भाई साहब हल्क की तरह उड़ता हुआ जाके वहाँ एंट्री मारता है और अपने शील्ड की पावर से उन डीमंस को रोककर उन पर अटैक कर देता है और उन्हें एक ही पंच मारकर दूर कर देता है। ये देखकर टंग टंग लीडर कहता है कि वाह, अभी से ही वो अपनी कोर पावर को बड़े अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गया है। अब उसके बाद दोस्तों आंग उन सब से कहता है कि चलो अब इन डीमंस को एक एक करके ख़त्म करते हैं, जिससे सुनकर तो तुमई खुश हो जाती है और वो उन डीमंस को मारने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और दूसरी तरफ सीतु लियो कहती है कि ये भी कोई बोलने की बात है क्या, और ये कह के वो चारों के चारों उन डीमंस पर टूट पड़ते हैं। जहाँ हम पहले तोमई को देखते हैं जो अपनी स्पीड की पावर से डीमन को बहुत सारे कट मार के उसे जमीन की ओर ढकेल देती है और फिर स्नो अपनी फिजिकल पावर से एक पंच में ही उस डीमन को ढेर कर देता है। वैसे यहाँ पे ये तोमई ऐसा झुक जाती है जिसे देखकर ये ठरकी खुश हो रहा होता है और टंग टंग लीडर इसे डांट रहा होता है कि ये तू क्या देख रहा है। दूसरी ओर सीतु लियो अपने नाइफ को वहाँ खड़े एक डीमंस में घुसा देती है और तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसका वो नाइफ बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाता है और वो डीमन ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है। अब इन सब के बीच में हम अपने मेन कैरेक्टर आंग को देखते हैं जो अपनी टेक्निक से डीमन को मार रहा होता है और वो पहले डीमन के नेक, चेस्ट और पेट में कट मारता है, लेकिन तब भी वो डीमन नहीं मरता। जिसके बाद वो कहता है इस बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं नॉन स्टॉप इसको मारता रहूं, इसके लिए मुझे पावर के साथ टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। और इतना कहते ही आंग उस डीमन को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो डीमन ही पहले आंग पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए अपना आंग उस डीमन को अपने चाकू से स्टैब कर देता है। लेकिन तब भी उस डीमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा आंग पर अटैक करता है। जिसके बाद आंग और उस डीमन के बीच हैंड टू हैंड फाइट होने लगती है और उस फाइट के बाद आंग अपनी नाइफ से उसे बहुत ज़्यादा घायल कर देता है। वैसे यहाँ आंग के बॉडी में इतनी पावर नहीं होती कि वो सीतु लियो की तरह उस डीमन को बॉम्ब की तरह उड़ा सके, इसलिए वो नॉर्मल वॉरियर की तरह ही फाइट कर रहा होता है, जिसे देखकर स्नो कहता है कि शायद आंग उस डीमन के साथ खेल रहा है और तोमई तो बस यहाँ पर वीडियो बनाने में लगी होती है। अब इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर लीडर्स भी आंग को देख रहे होते हैं,
जहाँ पे दादा ज़ेले कहती है कि आखिर वो पतला लड़का कौन है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है। ज़ेले के बाद जोएल भी कहता है वो लड़का तो ऐसे फाइट कर रहा है जैसे कि वो पुराना एक्सपीरियंस वॉरियर है। अब यहाँ पर वो दोनों तो बोल रहे होते हैं, लेकिन टंग टंग लीडर कुछ नहीं बोलता और वो बस आंग को नोटिस कर रहा होता है, जहाँ पर आंग उस डीमन से लड़ता हुआ काफी ज्यादा थक जाता है और वो कहता है कि इस बॉडी के अंदर मैं अपने ओल्ड स्किल्स को भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ और ऊपर से मेरी सांस भी बड़ी जल्दी फूल जा रही है। लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं इस बॉडी को नहीं कोसूंगा और अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। और दोस्तों, आंग के इतना कहते ही वो उस डीमन को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आंग के पैरों के नीचे से एक रेड स्पाइक यानी कोई धारदार सी चीज बाहर निकलती है जो उस डीमन के अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ आंग की पूरी टीम पेड़ की टहनियों से घिर जाते हैं और उन लोगों को वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर एक और डीमन जमीन के अंदर से निकलता है और वो उस फिनलेस डीमन को बीच से फाड़ डालता है। अब आंग उस डीमन को देखकर एकदम हक्का बक्का हो जाता है। इसके बाद उस डीमन की स्मेल लीडर्स के पास पहुंच जाती है, जहां पर अपना लीडर कहता है कि ये तो वन फिन डीमन है। दोस्तों, वन फिन डीमन के आते ही वहां पर सब लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद एक सेकंड के अंदर ही जोएल और ज़ेले नीचे उतरकर उन कैंडिडेट्स के पास जाके उन्हें कहते हैं कि घबराओ मत, बस तुम सब हमारे पीछे रहते हुए सिटी के अंदर वापस चले जाओ। इधर दोस्तों हम देखते हैं कि वो वन फिन डीमन उन चारों को देखकर कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर इंसान है, लेकिन मुझे तो लगा कि यहाँ कोई डीमन होगा, मुझे तो किसी डीमन की स्मेल आई थी। अब उस डीमन को ये बोलते हुए सुन के आंग थोड़ा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। दूसरी ओर उस डीमन को देखकर स्नो, तोमोए, सितू सब के सब डरने लगते हैं और वो अपने दिमाग में ही अजीब अजीब से ख्याल बनाने लगते हैं, जहाँ अपना आंग भी मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस बॉडी से तो मैं वन फिन डीमन को कभी हरा ही नहीं पाऊंगा। अब इसी बीच दोस्तों वहाँ वो वन फिन डीमन जो होता है वो उन चारों को देखकर ये सोचता है कि इनमें से आखिर कौन है जो डीमन की तरह स्मेल कर रहा है, लेकिन उसे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो तभी अपने हाथ से एक लेज़र बीम निकालता है जो उन चारों के हेड पर जाके लग जाती है और वो चारों के चारों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब इतना कुछ होने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर जोएल और ज़ेले लीडर्स आ जाते हैं और वो उस डीमन को उन चारों को छूने से मना करते हैं, जिसे देखकर वो डीमन अलर्ट हो जाता है और वो बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ पे अपनी पावर से एक होल बना के भाग जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो डीमन अपने साथ उन चारों को भी ले गया होता है और ऐसा देखकर जोएल लीडर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है। अब दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। तो 7 चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उस वन फिन डीमन के निशानों का पीछा करते हुए जोएल और ज़ेली एक जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर ज़ेली कहती है कि टंग टंग ने तो पूरी जगह को एक हफ्ते पहले ही चेक कर लिया था, तो आखिर यहाँ पे वन फिन लेवल का डीमन कहाँ से आ गया, वो कभी इन कामों में चूक नहीं करता, तो ये कैसे हुआ। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर टंग टंग लीडर उड़ता हुआ आता है और वो आते ही उन दोनों से कहता है कि तुम लोग रुक क्यों गए, आखिर बच्चे कहाँ हैं। जिसके बाद जोएल उसे शांत होने को कहता है और उसे बताता है कि उस डीमन के निशान यहीं तक थे, शायद वो डीमन यहाँ से अंडरग्राउंड डग करके भाग गया है। इसके बाद दोस्तों टंग टंग लीडर वहाँ जमीन पर बैठ जाता है और उसे वहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एक जोरदार पंच जमीन पर मार के वहाँ की जमीन को शैटर कर देता है और फिर खुद को कसूरवार ठहराने लगता है कि उसी की वजह से वो बच्चे डीमन के हाथ आ गए, उसने ही सही से उस जगह को चेक नहीं किया था। अब यहाँ पर जोएल कहता है कि हमें वापस सिटी में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर लोग पैनिक कर रहे होंगे और हम तीनों सिटी से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमें एक्सप्लोरेशन पार्टी को भेजना होगा जो उस डीमन को आगे जाके ढूंढेगी। अब इन सब के बीच में दादा ज़ेले टंग टंग को टच करते हुए कहती है कि काम डाउन टंग टंग, हमें पता नहीं था कि उन बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे टंग टंग लीडर ज़ेले को धक्का देते हुए कहता है कि तुम दोनों वापस सिटी में चले जाओ, मैं थोड़ा और उनको ढूंढकर वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद जोएल कहता है कि तुम पागल मत बनो, तुम्हें शाम होने से पहले सिटी में पहुंचना है। जिसके बाद टंग टंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम लोग जाओ मैं आ जाऊंगा। और ये कहकर टंग टंग लीडर वहाँ से चला जाता है। टंग टंग लीडर के वहाँ से जाते ही ज़ेले जोएल को बताती है कि उसे समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत पहले उसके छोटे भाई को भी इसी तरह किसी डीमन ने ज़मीन में खींचकर ले गया था और अगर आज उसका भाई जिंदा होता तो वो भी उन बच्चों की उम्र का होता। मुझे लगता है कि उसे इन बच्चों में अपना भाई दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और हम एक गुफा का सीन देखते हैं जहाँ पर आंग होश में आकर सोचता है कि वो कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि वो वन फिन डीमन उसके पीछे से आता है और वो उसे कहता है कि तुम होश में आ गए, वाह तुम बाकियों से अलग हो जो इतनी जल्दी होश में आ गए।
और उसके इतना कहते ही वो डीमन आंग को मार के उसे थोड़ा घायल कर देता है, जिसके बाद आंग को ब्लड आने लगता है। अब यहाँ पर वो डीमन आंग से पूछता है कि तुम आखिर हम डीमंस की तरह स्मेल क्यों कर रहे हो और तुम्हारे अंदर से ऐसी स्मेल क्यों आ रही है कि जैसे तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। जिसके बाद आंग कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और वो इतना कहते ही अपने कोर पावर का यूज़ करके खुद को रिलीज़ कर लेता है और उस डीमन पर अटैक कर देता है, जिसे वो डीमन बड़े प्यार से डॉज कर लेता है। अब आंग उससे दूर हटकर सोचते हुए कहता है कि मुझे इन तीनों को बचाना होगा, और ये सोचते हुए वो फिर से आगे बढ़ता है, जहां वो अटैक करते हुए कहता है कि ये रेड कोर डीमन है और इसके फ्लेक्सिबल जॉइंट्स इसके मूवमेंट को तेज़ और फुर्तीले बनाते हैं। लेकिन तभी उसी समय उसके जॉइंट्स प्रोटेक्शन लूज भी कर देते हैं, इसलिए वही समय होगा मैं उस पर वार करूं। अब दोस्तों यहाँ पर आंग अपना दिमाग लगाते हुए उस डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो डीमन इतना फुर्तीला होता है कि वो आंग के साथ कुछ ऐसा कर देता है, और यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो 8th चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो वन फिन डीमन अपने धारदार पंजों से आंग के शोल्डर पर अटैक कर देता है, जो आंग के बॉडी के आर पार हो जाता है। अब दोस्तों उस डीमन के अटैक करते ही अपना हीरो आंग कहता है कि यही समय है कि मुझे इस पर वार करना चाहिए, और इसके इतना कहते ही वो उस डीमन के शोल्डर के जॉइंट्स पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी जान लगा के उस डीमन के हाथ को उसके बॉडी से अलग कर देता है। अब भाई हाथ अलग होते ही वो डीमन आग के सुर में चिल्लाने लगता है, और आंग उसे देखकर कहता है तू ऐसे क्या देख रहा है बे, मैंने तेरे से पहले तुझ जैसे कई डीमंस को ऊपर पहुंचाए हैं। अब ये सुन के भाई पता नहीं शायद वो डीमन किलस जाता है और वो बड़ी जोरदार किक आंग को मारता है, जिसके बाद आंग दूर जाकर गिर जाता है, जहां हम देखते हैं कि आंग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही जख्मी हो जाता है। अब ये वन फिन डीमन आंग को कहता है कि तुझे मेरी वीकनेस का तो पता चल गया, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि मैं वुड टाइप डीमन हूँ, और वो भी रेड कोर का, तो मैं बड़े आराम से खुद को हील कर सकता हूँ। अब ये कहते हुए वो डीमन खुद को हील कर लेता है, जिसे देखकर आंग सोचता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर ये खुद को हील कैसे कर सकता है। हीलिंग पावर तो सिर्फ ग्रीन कोर वाले डीमंस में होती है, तो ये रेड कोर वाला डीमन अपने आप को कैसे हील कर रहा है। अब यहाँ पर आंग समझ जाता है कि इन 60 सालों के अंदर डीमंस ने अपने आप को इवॉल्व करना सीख लिया है, और वो इवॉल्व करके ही अपनी पावर को गेन कर रहे हैं। यहाँ आंग ये सब सोच ही रहा होता है, अभी वो डीमन अपनी वुड की पावर से उसे अपनी ओर खींचता है और उसके सर को अपने हाथ से पकड़ के उसकी पूरे बॉडी को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद आंग बहुत ज़्यादा वीक महसूस करने लगता है, और वो फिर से मन ही मन में कहने लगता है कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। इस दुनिया में मैं दूसरी बार रीइंकार्नेट हुआ था, लेकिन आज फिर से मैं मरने वाला हूँ, और तो और मेरे साथ मेरे दोस्त भी मरने वाले हैं, जैसे पिछली बार वो सारे वॉरियर्स मर गए थे, वो भी मेरे आंखों के सामने। अब इसके बाद दोस्तों आंग फिर से अपने आप को कसूरवार ठहराकर सॉरी बोलकर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वो डीमन कहता है कि क्या तुम मर गए, तुम तो बड़े कमजोर इंसान निकले, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाकर दोबारा इवॉल्व हो जाऊंगा। अब दोस्तों उस डीमन के इतना कहते ही वो डीमन आंग को खाने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन तभी आंग के अंदर से एक रेड ऑरा बाहर निकलने लगता है, और उसमें से एक आवाज़ भी आती है जो कहती है कि क्या तुम मुझे खाओगे। जिसके बाद भाइयों यहाँ पर अपना आंग बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है, और उसके अंदर से किसी की आवाज़ आती है जो उससे कह रही होती है कि तुम इस तरह नहीं मर सकते, वरना मेरा पूरा प्लान वेस्ट हो जाएगा। अब इसी बीच दोस्तों आंग के चेस्ट पर लगा हुआ रेड कोर टूटकर गिर जाता है, और उसे देखकर यहाँ इस वन फिन डीमन की हवा टाइट हो रही होती है, और वो कह रहा होता है कि ये इतनी डरावनी प्रेजेंस किसकी है, कहीं ये 5 फिन लेवल या 6 फिन लेवल का तो नहीं है। जिसके बाद तो भाई हम देखते हैं कि आंग धीरे धीरे हील करता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, और उसके ट्रांसफॉर्म होते हुए वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और वो धमाका इतना बड़ा होता है कि उसकी पावर दूर दूर तक रिफ्लेक्ट होती है, जो बाकी डीमंस को भी इफेक्ट करती है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि आंग पूरी तरह से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है, और वो उस वन फिन डीमन से कहता है कि मैं इस दुनिया में इकलौता 8 फिन डीमन हूँ, और तो और मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा किंग बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए। अब उसे देखकर ये वन फिन लेवल का डीमन तो डर के मारे कांपने लगता है, और अपना डीमन आंग उसे झुकने को कहता है, जिससे वो डीमन 1 सेकंड में अपने आप उसके आगे घुटने टेक देता है। जिसके बाद अपना डीमन आंग उससे बोलता है कि मेरा नाम लो, और वो वन फिन डीमन उसे क्रिम्सन फिन किंग कहकर पुकार रहा होता है। अब दोस्तों यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम दोस्तों टंग टंग लीडर को देखते हैं, जो आंग और उसकी टीम को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते हुए उसके बीच में जितने भी डीमंस आ रहे होते हैं वो उन्हें ख़त्म करता हुआ जाता है,
और आगे एक जगह पर रुककर सोचते हुए कहता है कि यहाँ पूरे इलाके में सिर्फ 2 फिन डीमंस थे। ऐसा लगता है कि वो बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। मुझे रात होने से पहले उनको ढूंढना होगा। अब यहाँ दोस्तों लीडर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे आंग का डिमोनिक वेव ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर वो शॉक होता है और कहता है कि शायद वो बच्चे वहीं होंगे, मुझे वहाँ जाना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ इस गुफा के अंदर हम डीमन किंग को देखते हैं। वैसे ये आंग ही है, लेकिन अब ये डीमन किंग में भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसलिए मैं इसे डीमन किंग ही कहूँगा। और ये डीमन किंग उस 1 फिन डीमन को देखकर कहता है कि अबे यार, मुझे नहीं पता था कि मेरी एंट्री पर आसमान पहले की तरह ब्लैक ही रहेगा। जिसके बाद किंग डीमन उससे एक क्वेश्चन पूछता है और वो कहता है कि बताओ, मेरे इस दुनिया में से गायब हो जाने के बाद क्या अभी तक वही 5 डीमंस लॉर्ड हैं? जिसका आंसर करते हुए वो 1 फिन डीमन डरते हुए कहता है कि हाँ मालिक, आपके जाने के बाद अभी तक वही 5 किंग है, उनकी जगह अभी तक नहीं बदली है। वो सुन के डीमन किंग कहता है कि लगता है वो सारे बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और शायद वो भूल गए हैं कि उन्होंने 60 साल पहले मेरे साथ क्या किया था। मैंने ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को अपने कंटेनर के रूप में चूज़ किया था, लेकिन जब मैं दोबारा इस बॉडी में रिइनकार्नेट हुआ तो मैं इस कमज़ोर शरीर में पैदा हुआ। इस बॉडी ने मुझे बहुत ज़्यादा निराश किया है। ये मेरा आखिरी कॉन्शियसनेस पावर है जो इस बॉडी की वजह से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अगर मुझे दोबारा कंप्लीट अवेकन होना है तो मुझे इस आंख के अवेकन फिन मेमोरी को यूज़ करने और सीखने तक का वेट करना होगा। जब तक ये बॉडी फिन मेमोरी से खुद को लेवल अप नहीं कर लेती तब तक मैं अवेक नहीं हो पाऊँगा। अब यहाँ दोस्तों डीमन किंग की बातें सुन के ये 1 फिन डीमन उससे पूछता है कि किंग, ये फिन मेमोरीज वही होती है ना जिससे हम डीमन खुद को इवॉल्व करते हैं? जिसके बाद किंग बताता है कि हमारे डार्क लैंड में डीमंस को इवॉल्व होने के लिए फिन की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए अगर कोई कम फिन का होता है तो उसे अपने से ज़्यादा फिन वाले को हराना पड़ता है। ये जो ह्यूमन है जिसका नाम आंग है, ये भी तुम्हारी तरह है। जैसे तुम 1 फिन डीमन हो और अगर तुम्हें इवॉल्व होना है तो तुम्हें सिर्फ या तो अपने लेवल के या अपने लेवल से ज़्यादा के डीमन को खाना होगा, जिससे तुम्हारी पावर में इवॉल्वनेशन होगा और तुम उसको इसलिए खाओगे क्योंकि उनमें तुमसे ज़्यादा फिन होगा। और जैसे किसी डीमन के अंदर फिन बढ़ता है, तुम्हारा लेवल भी इसके साथ बढ़ता जाता है। अब यहाँ दोस्तों मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो आप ये समझ लो कि ये किंग डीमन चाहता है कि आंग को अपने से ज़्यादा पावरफुल डीमन को हराना होगा, जिससे वो जल्दी इवॉल्व होगा। ये सुनते ही वो 1 फिन लेवल का डीमन किंग के आगे चापलूसी करने लगता है और कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा किंग, मुझे अपना चेला बना लो। जिसे सुनते ही डीमन उसके सर को उसके बॉडी से एक ही वार में अलग करके बोलता है कि तुम मेरी मदद करोगे, तुम अभी इसे लायक नहीं हुए हो। और उसके बाद वो किंग डीमन 1 फिन लेवल के अंदर के डीएनए को आंग के डीएनए से मिलाकर कहता है कि ह्यूमन वॉरियर, मैं तुम्हारा पहला स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए फ्यूचर में जब तुम इवॉल्व होंगे तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम 8 फिन मेमोरीज तक लेवल अप करो। और उसके इतना कहते ही वो डीमन किंग आंग को दोबारा जिंदा करके उसे फ्री कर देता है और कहता है कि समय आने पर मैं दोबारा जिंदा होऊंगा। अब यहाँ दोस्तों आंग के डीएनए में चेंजेस होने लगते हैं, जिससे आंग के चारों ओर डीमन ऑरा उसे घेर लेता है। तभी दोस्तों हम फिर से डार्कनेस को देखते हैं और उसके बाद अचानक से 60 साल पहले का सीन फिर से दिखाया जाता है, जहाँ आंग के साथी वॉरियर उसे बचाने के लिए गुहार लगा रहे होते हैं। और जैसे ही आंग उनको टच करता है वो सब कहते हैं कि हम लोग पहले ही मर चुके हैं, लेकिन तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? अब इतना होते ही अचानक से दोस्तों सीन चेंज होता है और आंग होश में आ जाता है और वो खुद को हॉस्पिटल के अंदर पाता है, जहाँ वो कहता है कि चलो ये सब एक सपना था। अब यहाँ आंग होश में आता ही है कि तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि क्या बात है आंग, फाइनली तुम जाग गए। और उसके बाद तुमोई आंग के पास आके कहती है कि तुम्हारे हेयर का कलर कैसे चेंज हो गया, कहीं ये उस डीमन की वजह से तो नहीं हुआ? अब तुमोई को ऐसे बोलते हुए सुन के आंग कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो और क्या तुम सब ठीक हो? और तुम्हें याद है कि हम सबको पकड़ के 1 फिन लेवल का डीमन ले गया था? जिसके बाद दोस्तों आंग ये सब बोल ही रहा होता है कि हम देखते हैं वहाँ पर बाकी लीडर्स भी आ जाते हैं, जहाँ टंग टंग लीडर आंग से पूछता है कि उस दिन गुफा में क्या हुआ था। जिसे देखकर आंग कहता है कि याओ टैंग कैप्टन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब दादा ज़ेले बताती है कि तुम लोगों को उस गुफा से उठाकर टंग टंग ही यहाँ लाया था। जिसे सुन के कैप्टन कहता है कि मुझे टंग टंग बुलाना बंद करो। जिसके बाद ज़िले फिर से कहती है ठीक है टंग टंग। अब यहाँ ये तीनों भी टंग टंग का नाम सुन के हैरान होते हैं। अब मजाक से हटकर जोएल उन सबको बताता है कि तुम चारों हमें गुफा के बाहर बेहोशी की हालत में मिले थे, और तो और वो 1 फिन लेवल का डीमन भी पता नहीं कहाँ चला गया था, वो हमें दूर दूर तक नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों दादा ज़िले आंग को मिरर देते हुए कहती है कि तुम कुछ याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ये तीनों तो कुछ देर में ही होश में आ गए थे, लेकिन तुम ही हो जो कोमा में थे और तुम्हारे अंदर ही चेंजेस देखने को मिले हैं, तो तुम्हें कुछ याद होगा।
जिसके बाद दोस्तों आंग खुद को मिरर में देखता है जहाँ उसके हेयर अपने आप ही वाइट हो गए होते हैं और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अच्छा तो इसलिए तुम्हें मेरे हेयर कलर के बारे में बोल रही थी, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि उस डीमन ने मुझ पे अटैक करा था जिसके बाद मैं बेहोश हो गया था। अब इस सीन में दोस्तों आंग बड़ी दुविधा में होता है क्यों उसे कुछ याद नहीं है और तो और वो ये सोचने लगता है कि उसे इन सब को सच बता देना चाहिए कि यही ग्रेट वॉरियर आंग है जो रिनकारनेट हुआ है, लेकिन इसकी बातों पर ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए इन्हीं सब को सोच के वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आने लगता है। दूसरी तरफ कैप्टन भी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्या ये सच में बेहोश था या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ टंग टंग लीडर उस गुफा में गया था तो उसे वहाँ पर डीमन के खूनों के निशान दिखे थे। अब फिर से जोएल आंग से पूछता है कि तुम्हारा नाम आंग है ना? मैंने तुम्हें टेस्ट में देखा था, तुम जब फाइट करते हो तब तुम इतना काम कैसे रहते हो? क्या तुम पहले भी डीमंस के अगेंस्ट लड़ चुके हो? जैसे सुनते ही आंग कहता है कि अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही अपने दिमाग का यूज करके चीज़ों को एनालाइज करता हूँ। इसी बीच आंग को अपना टेस्ट याद आता है तो वो अपने टेस्ट के रिजल्ट के बारे में पूछता है जहां उसे तोमोई बताती है कि कैप्टन ने उन सब को पास कर दिया होता है और उनके फेथ को देखकर उन चारों की एक टीम बना दी होती है। इन सब के बीच में सितुलियो कहती है कि बाकी टीम्स के मुकाबले हम अभी पीछे चल रहे हैं, जिसे सुन के आंग को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो कैप्टन उसे बताता है कि एक टीम को आगे बढ़ने के लिए मिशन क्लियर करके पॉइंट्स ऑब्टेन करने होते हैं। तुम 3 दिन से कोमा में थे इसलिए तुम्हारी टीम अभी 0 पॉइंट्स पर है। जिसे सुनते ही आंग जोर से चिल्लाता है कि क्या मैं 3 दिन से कोमा में था? अब यहाँ दोस्तों सीन चेंज होता है और हमारे वॉरियर्स तैयार होकर सिटी में आते हैं जहाँ उन्हें देखकर लोग कह रहे होते हैं कि देखो ये लोग 3 दिन पहले ही वॉरियर्स बने हैं और इनकी उम्र भी बहुत कम है, ये इतनी कम उम्र में वॉरियर्स कैसे बन गए? ये तो बहुत कमाल की बात है। अब यहाँ पर हमारा कैप्टन आता है और वो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि तुम सब आज ऑफिशियली वॉरियर बन चुके हो, इसलिए अब तुम सब यहाँ के रूल सुन लो। तुम चारों की टीम मेरे अंडर में आती है और साथ में ही 8 और टीम है जिनको मैं चार्ज कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें उन सबको पीछे छोड़कर आगे निकलना है। अब ये सुन के आंग कहता है कि उनसे आगे निकलने से आपका क्या मतलब है? जिसके बाद कैप्टन उसे टीम पॉइंट रैंकिंग के बारे में बताता है जहां उन सबको उसकी 8 टीम्स में से ऊपर निकलना होगा और टॉप प्लेस पर अपनी जगह बनानी होगी और उसके लिए उन्हें अलग अलग रैंक के मिशन को क्लियर करना होगा जिससे उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे और वो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा लेवल अप करेंगे और जो महीने के आखिरी में टॉप 6 टीम होगी उन्हें प्राइज मिलेगा, मगर जो उनसे नीचे रहेगी उन्हें पनिशमेंट मिलेगा और उन लोगों को क्लीनिंग के काम में लगा दिया जाएगा जो अगले बैच के आने तक साफ सफाई करने का काम करेगी। अब इतना कुछ बता देने के बाद कैप्टन द्वारा सितुलियो को टीम का लीडर बनाया जाता है क्योंकि टीम में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उसी के पास थे और उसे टीम लीडर बनता हुआ देखकर आंग सोचता है कि अरे यार इसे क्यों टीम लीडर बना रहे हो? ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर तो मैं हूँ, मुझे बनना चाहिए था। अब यहाँ पर कैप्टन उन्हें फाइनल चीज समझाता है और उन्हें कहता है कि तुम सब जाके अपने मन से कोई भी रैंक का मिशन चूज करके अपने मिशन पर निकल सकते हो और तुम्हें तुम्हारा नैनो बैटल सूट भी दे दिया गया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम सब मेरे पास आ सकते हो। और दोस्तों इतना कहकर कैप्टन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये सब भी मिशन बोर्ड को देखने के लिए चल देते हैं। लेकिन तोमोई उनसे कहती है कि अभी हमें एक जरूरी काम करना बाकी है, जिसे सुन के सितुलियो सोचती है कि शिट यार, मैं तो अभी अभी टीम लीडर बनी हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी या फिर मैं कुछ भूल तो नहीं गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तोमोई वहाँ बस एक सेल्फी लेने के लिए बोल रही होती है और सेल्फी लेके वो चारों आगे बढ़ जाते हैं। अब उसके कुछ समय बाद सीन चेंज हो जाता है और हम फिर से तीनों लीडर्स को देखते हैं जहाँ जोएल टंग टंग से कह रहा होता है कि तुम कहना चाहते हो कि उस गुफा के अंदर तुम्हें डिमोनिक ऑरा महसूस हो रहा था, लेकिन जब तुम उसके अंदर गए तो वहाँ कोई नहीं था और तो और तुम्हें दीवारों पर खून के निशान भी दिखे। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो कि ये सब उन बच्चों ने किया है? तो टंग टंग कहता है कि पता नहीं, लेकिन मुझे आंग शुरू से ही अजीब लगता है और उसमें से मुझे फैमिलियर स्मेल जैसी फीलिंग आती है। जैसे सुनकर जोएल कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम उस पे अपनी नजर गड़ाए रखो और अगर कुछ भी पता चलता है तो हमें जरूर बताना। इसके बाद दोस्तों यहाँ फिर से सीन चेंज होता है और हम दोबारा आंग को देखते हैं जो मिशन बोर्ड को देखकर सोच रहा होता है कि ये ए रैंक मिशन क्या है। और उसके इतना सुनते ही तोमोई और सुनो उसे ज्ञान देने आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ 3 रैंक के मिशन होते हैं, जिसमें ए रैंक वाले मिशन को कंप्लीट करने पर उन्हें 10 पॉइंट्स मिलते हैं और बी रैंक के मिशन को कंप्लीट करने पे 6 पॉइंट और सी रैंक के मिशन को कंप्लीट करने पे 3 पॉइंट्स मिलते हैं। जिसके बाद आंख को सब समझ आ जाता है और तभी सितुलियो आगे बढ़ के वहाँ उस बोर्ड पर लगे मिशन की लिस्ट को अपने हाथ में लेकर कहती है कि चलो हम सारे मिशन को कंप्लीट करेंगे।
तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आंग की टीम अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ गई होती है। जहां आगे बढ़ते हुए आंग अपने रेड कोर को टच करता है, जिसके बाद उसे नैनोविंग सूट में से अपने आप एक नाइफ डेवलप होकर उसके हाथ में आ जाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि 60 सालों में नैनोटेक में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। अगले सीन में ये चारों दो नो फिन डीमन को अपना टारगेट बनाते हैं और प्लान के हिसाब से वो उन डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर आगे बढ़ते हुए सेतुलो कहती है कि हमें ए रैंक के 3 और मिशन को कंप्लीट करना है, इसलिए ज़्यादा समय को मत गंवाना, जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा करो। और ये कहते ही स्नो सबसे पहले उन डीमंस के रास्तों को ब्लॉक करता है और उसके बाद वो डीमन एक जगह पर रुक जाते हैं। अब सेतुलियो ने एक प्लान बनाया होता है, जिसके हिसाब से आंग और तोमोई दोनों आगे आते हैं और वो दोनों अपने नाइफ से उन डीमंस के पैरों पर स्टैप करते हैं, जिससे वो डीमन जमीन पे गिर जाते हैं। और फिर दोबारा स्नो अपनी पावर की मदद से उन दोनों को पंच मार के हवा में उड़ा देता है। और फाइनल में हमारी टीम लीडर सेतुलियो अपनी नाइफ की मदद से उन्हें बहुत ज्यादा स्टैप करके बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करके उड़ा देती है। जिसके बाद तोमोई कहती है कि वाह, हमने मिशन पूरा कर लिया। और उसके साथ स्नो भी कहता है कि चलो फाइनली ये खत्म हुआ। इस मिशन में जब फॉग आते हैं तो ये मिशन और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। और तो और ये ए रैंक के जितने भी मिशन होते हैं इनको पूरा करने में कुछ ज़्यादा ही समय लगता है। अब यहाँ पर तोमोई को उस डीमन के अंदर से रेड कोर मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर टीम लीडर होने के नाते सेतुलियो उन सबको थैंक यू कहती है कि उनकी वजह से उसे 10 पॉइंट मिल गए होते हैं। और यहाँ पर आंग नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत तारीफ कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि वाह, इस सूट की मदद से तो हमने इस मिशन को बहुत जल्दी ही खत्म कर दिया। जिसके बाद तोमोई आंग को फिर बताती है कि अगर हम कोई भी मिशन को करते हैं तो उनके पॉइंट्स डायरेक्ट हमारे लीडर बोर्ड में सेट हो जाते हैं, जो सिटी के अंदर मौजूद है। अगर हम यहाँ पर कोई भी मिशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जिसके बाद तोमोई आंग से मिशन की लिस्ट मांगती है और जब वो उस मिशन में देखती है जहां उसे पता चलता है कि नो फिंड के उन्हें 3 डीमंस को जिंदा पकड़ना होता है और उन्हें 10 नो फिंड के डीमन कोर को भी कलेक्ट करना होता है। इसके बाद तोमोई थकान के मारे बैठकर कहती है कि हमें सिर्फ 3 कोर को कलेक्ट करने में शाम हो गई है और तो और अभी हमें 7 कोर को और कलेक्ट करना है, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जिसके बाद स्नो भी कहता है कि मुझे पता है ये हमारे लिए आसान नहीं होने वाला, लेकिन हमें ये करना हुआ क्योंकि और भी टीम पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। जिसके बाद सेतुलियो फिर से मोटिवेट करके सबको कहती है कि गाइज, हमें बाकियों से आगे निकलना है, इसलिए हमें मिशन को कंप्लीट करना होगा। हमें अभी ए रैंक के 2 और मिशन को कंप्लीट करना है, जिसके बाद हम लीडर बोर्ड में टॉप पर आ जाएंगे। अब सेतुलियो के भाषण सुन के स्नो और तोमोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग उसे वहाँ पर चीयर करने लगते हैं। जिसके बाद स्नो आंग से पूछता है कि आंग, तुम्हारा क्या कहना है। तो आंग भी वही चीज़ दोबारा कहता है कि बाकी टीम्स भी हमारी तरह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होगी पॉइंट्स को कमाने के लिए, तो क्यों ना हम उनसे पहले ये सारे पॉइंट कलेक्ट करके टॉप पर आ जाए। और ये कहते हुए फिर आंग अपने मन में सोचता है कि इनके साथ काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये लोग एकदम मेरी फैमिली की तरह हो गए हैं। जिसके बाद आंग फिर से जोश में आकर उन सबको मोटिवेट करता है और कहता है कि चलो रात होने से पहले हम सारे मिशन कंप्लीट करते हैं। जिसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर स्नो ने एक नो फिन डीमन का मुंह बांध रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों ने 3 जिंदा डीमन को पकड़ लिया होता है। जिसके बाद वहाँ पे सेतुलियो आंग से कहती है कि हमें ट्रैंक्विलाइजर का यूज़ करना चाहिए था, जिसे देखकर आंग कहता है कि ये क्या है। जिसके बाद वो आंग को फिर से समझाती है कि ट्रैंक्विलाइजर वेपन वो होता है जिससे हम बड़े आराम से किसी डीमन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और उन्हें बेहोश करके बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। जिसे देखकर फिर से आंग सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि अच्छा, तो इसे ट्रैंक्विलाइजर वेपन कहते हैं। जिसके बाद आंग मन ही मन में सोच रहा होता है कि 60 साल पहले हम तो सिर्फ डीमंस को पकड़ के उनका भरता बना के उन्हें जिंदा पकड़ते थे, जहाँ स्नो भी आके बताता है कि हाँ, ट्रैंक्विलाइजर वेपन का इस्तेमाल करने से हमें डीमंस के बारे में और ज़्यादा पता चला है, क्योंकि पहले लोग डीमंस को पकड़ने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ही मारते थे, जिसके बाद उन ब्रेन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता था और हमें उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता था। इसलिए हम इस ट्रैंक्विलाइजर की मदद से उन्हें बेहोश करके उनके दिमाग के अंदर जो जानकारी है उसे भी हासिल कर सकते हैं। अब ये सब सुनने के बाद तोमोई कहती है कि अब शाम हो गई है और रात होने वाली है, इसलिए हमें अब वापस सिटी में जाना चाहिए और अगर हम समय रहते सिटी के अंदर नहीं गए तो हमें पनिशमेंट भी मिलेगी। अब यहाँ घर का नाम सुनते ही आंग शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे तो याद ही नहीं है कि मेरा घर कहाँ है। जिसके बाद सेतुलियो कहती है कि अरे हाँ, मुझे भी घर जल्दी पहुँचना है, जल्द से जल्द हम इन तीनों को पकड़कर सिटी में ले जाते हैं जहाँ पर हमारे पॉइंट अपडेट हो जाएंगे। अब दोस्तों ये लोग आपस में यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से इनके बीच से एक बुलेट जाती है और वो बुलेट सीधा उन डीमंस के सर को फाड़ते हुए निकल जाती है और वो तीनों डीमंस वहाँ पर मर जाते हैं। अब ये देखकर सेतुलियो, आंग और वो सारे के सारे हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। और तभी हम एक आवाज़ सुनते हैं जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि हमारे रहते हुए तुम इस मिशन को कैसे कंप्लीट कर सकते हो।
जिसके बाद तोमोई कहती है कि आखिर तुम कौन हो। जिसके बाद हम दोस्तों 4 लोगों को देखते हैं जो ओपोनेंट टीम होती है और वो इन लोगों के सीनियर्स होते हैं। अब उनको देखकर आंग उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तो वो लोग बताते हैं कि हम तुम्हारे जियाओटेंग लीडर के 8 टीमों में से एक टीम है और हमारी टीम का नाम है द ब्लैक गन। आसान शब्दों में कहूँ तो हम तुम्हारे सीनियर्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये मास्क वाला आदमी अपनी टीम की एक बंदी से पूछ रहा होता है कि इस बार कितने न्यू बैच के टीम हमारे स्क्वाड में आए हैं। तो वो लड़की बताती है कि इस बार 3 आए हैं। अब यहाँ पर हमारी आंग की टीम कह रही होती है कि ये लोग कितने बेकार हैं, इन लोगों ने हमारा मिशन को फेल कर दिया। अब दोस्तों ये ब्लैक गन की स्क्वाड का ये जो लीडर होता है, जो ये मास्क वाला होता है, ये आगे बढ़ते हुए कहता है तुम लोगों ने ए रैंक का मिशन करने का सोचा, वो भी अपने मन से। तुम लोगों ने हमसे परमिशन क्यों नहीं ली? ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने हमें सीरियसली नहीं लिया है ना? ये लोग यहाँ पर इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीतोलियो भाई साहब उन डीमंस को मरा हुआ देखकर एकदम गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन डीमंस को पकड़ा था। इधर ये मास्क वाला बंदा उनसे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा लीडर कौन है और अभी तक तुम लोगों ने हमारे सामने सर क्यों नहीं झुकाया। अब वो बंदा ये इतना बोल ही रहा होता है कि सीतोलियो उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाती है और अचानक से उसको किक मारती है, लेकिन वो बंदा भी बहुत तेज होता है और वो उसके किक को बड़े आराम से ब्लॉक कर देता है। अब ये देखकर मास्क वाला बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिर तुम अपने सीनियर पर अटैक कैसे कर सकती हो। जिसके बाद सीतोलियो कहती है कि तुम अपने आप को सीनियर्स कहते हो, तुम में कोई सीनियर्स वाली बात ही नहीं है। और ये कहकर वो दोबारा उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर तोमोई और स्नो आकर उसे रोक लेते हैं और उसे शांत कराते हुए स्नो कहता है कि देखो हमें अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आखिर वो जैसे भी हैं लेकिन है तो वो हमारे सीनियर ही। यहाँ पे तोमोई भी सीतोलियो को शांत करवा रही होती है, लेकिन वो भी मन ही मन में कह रही होती है तुम लोगों ने खामा हमारे मिशन को फेल करा है, हमने बड़ी मुश्किल से उन तीनों डीमन को जिंदा पकड़ा था। जिसके बाद वो मास्क वाला बंदा कहता है कि खामा ये कॉम्पिटिशन है और इसमें बड़ी आसानी से हर चीज नहीं मिलती। अब यहाँ पर स्नो सीतोलियो को तो शांत करा ही रहा होता है और वो कहता है कि आंग यहाँ पर आकर सीतोलियो को शांत करवाओ। जिसके बाद तो भाई आंग अचानक से स्नो के पीछे से निकलता है और वो हवा में उड़ते हुए जाके उस मास्क वाले बंदे के मुंह पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे उस बंदे का मुंह तो टूटता ही है, उसके साथ उसका वो मास्क भी दूर जाके गिरता है। उस बंदे को किक मारते ही आंग वहाँ खड़ा होता है और कहता है तुम सीनियर्स कहलाने के लायक नहीं हो, हमने बड़ी मुश्किल से उन तीनों डीमंस को पकड़ा था और यहाँ पर तुम आकर हमारे मिशन को खराब किया है, तो इसके लिए तुम्हें पिटना तो पड़ेगा ही। अब आंग को ऐसा करके देख के स्नो और तोमोई तो हैरान हो जाते हैं और शॉक होते हैं, लेकिन सीतोलियो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो ऐसा ही चाहती थी। मुंह तोड़वाने के बाद वो मास्क वाला बंदा कहता है तुम लोग बड़े बदतमीज़ हो, तुम लोगों ने अपने सीनियर के साथ ऐसे बिहेव कैसे किया। और ये कहते ही वो बंदा अपनी टीम को बैटल के लिए तैयार होने के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी टीम भी बैटल के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद सीतोलियो भी बैटल के लिए हाँ कर देती है और यहाँ पर ये दोनों टीम बैटल के लिए आगे बढ़ रही होती है। लेकिन जैसे ये दोनों टीम आपस में फाइट के लिए आगे बढ़ती है कि इन दोनों के बीच में हमारा लीडर आ जाता है और वो इन दोनों को किक मार के दूर फेंक देता है और वो इनको रोककर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, ये जो तुम कर रहे हो ये किसी वॉरियर की निशानी नहीं है। इसके बाद तो दोस्तों हमारा जियाओटेंग जो कैप्टन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दोनों टीम को ही सुनाने लगता है और वो कहता है कि रात होने को है और तुम लोग अभी तक सिटी में नहीं गए, क्या तुम लोग को मरना है डीमन के हाथों। जिसके बाद तो भाई ये मास्क वाला जो बंदा रहता है, ये बंदा तो डायरेक्ट कैप्टन को चुगली करने लगता है और कहता है कि इन लोगों ने पहले हमको मारना स्टार्ट करा, इन लोगों को अपने सीनियर से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है और इन लोगों ने मुझे मारा। जैसे देखकर भाई सीतोलियो कहती है तुम सच में कैप्टन से हमारी कंप्लेंट कर रहे हो, क्या तुम बच्चे हो। अब यहाँ पर ये इतना बोली रही होती है कि हमारी तोमोई जो फोटोग्राफर रहती है वो कहती है कि कैप्टन हम लोगों ने यहाँ पर 3 जिंदा डीमंस को पकड़ा था, लेकिन इन लोगों ने उन तीनों डीमंस को गोली से मार दिया और हमारे मिशन को फेल कर दिया। मेरे पास तो फोटो भी है, क्या मैं आपको दिखाऊं। जिसे देखकर तो भाई स्नो भी हैरान होता है कि फोटो तुमने कब खींची। अब यहाँ पर यह सुनकर कैप्टन कहता है तुम लोगों ने जिंदा डीमंस पकड़ा था, वो ए रैंक वाला मिशन, क्या वो तुम लोग कर रहे थे। इसके बाद सीतोलियो कहती है कि यस सर, हम लोगों ने 3 डीमंस को अलाइव पकड़ लिया था, लेकिन इन लोगों ने उन तीनों डीमंस को मार दिया और हमारे मिशन को फेल कर दिया। अब ये सुनकर कैप्टन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और वो उन सबको बताता है कि ये कंपटीशन है। मैं मानता हूँ कि कंपटीशन में लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जलते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता, एक सच्चा वॉरियर कभी ऐसी हरकतें नहीं करता। और ये कहते हुए वो उन ब्लैक गन के डीमन के लीडर को कहता है माना कि तुम लोग सीनियर हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें जूनियर से भी बेकार है, तुम लोगों को इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। अब यहाँ पर ये मास्क वाला बंदा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो याओटेंग की बातें मानकर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो आंग से उसका नाम पूछता है तो आंग उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम आंग है। जिसे सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और अपनी टीम को बताता है कि ये देखो इसने ग्रेट वॉरियर के ऊपर अपना नाम रखा है। अब जाते जाते वो बंदा आंग को कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बड़े आराम से ये पॉइंट्स ले जाने नहीं दूंगा। इस महीने के आखिरी में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लोगों की टीम लीडर बोर्ड के बॉटम में होगी। और तो और ये जो तुमने मेरे गाल पे इतनी जोर से किक मारी है ना, इसका जवाब भी मैं तुम्हें बहुत जल्दी दूंगा।
अब इतनी धमकी देने के बाद वो बंदा मास्क पहनकर वहाँ से चला जाता है। उसको देखकर याओ टैंग मन ही मन में सोचने लगता है कि ब्लैक गन जो स्क्वाड है वो मेरी 9 टीम में सबसे टॉप पर टीम है, वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, और तो और उस टीम का जो लीडर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, क्योंकि उसने फायर आर्म्स में एक्सेल्स कर रखा है। अब ये कहकर यहाँ पर अपना याओ टैंग कैप्टन उन सबको वापस सिटी में जाने को कह देता है, जिसके बाद सितुलियो कहती है चलो ठीक है, जो भी हुआ उसे भूलते हैं और वापस सिटी में चलते हैं। और वो वापस सिटी की ओर जाते हुए आंग को कहती है कि तुम्हारी वो किक बड़ी कमाल की थी, मुझे पसंद आई, जिसे सुन के आंग भी थोड़ा खुश हो जाता है। अब यहाँ पर जाते हुए स्नो आंग से पूछता है कि आंग चलो तुम मेरे घर डिनर करने चलोगे, जिसके बाद आंग कहता है कि नहीं, मेरे पास आज रात में कुछ और करने का प्लान है। तो स्नो उससे पूछता है कि कैसा प्लान, क्या तुम कुछ सीक्रेटली करने वाले हो, जिसके बाद आंग कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे दोस्तों यहाँ पर आंग का जो प्लान होता है वो ये होता है कि वो रात में 3 डीमंस को जिंदा पकड़ेगा, वो भी अकेले। और आंग के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सिटी के मेन डोर पर कंटिन्यूसली एक रिकॉर्डिंग चल रहा होता है, जिसमें कहा जा रहा होता है कि अपनी सेफ्टी के लिए सिटी के बाहर ना जाए। अब यहीं पर दोस्तों हम आंग को देखते हैं, जो चुप कर यहाँ पर बैठा होता है, और वो कह रहा होता है कि अभी यहाँ ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे हैं, लगता है कि अभी सब सिटी के अंदर हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आंग का प्लान ये होता है कि वो अकेले ही सिटी के बाहर जाकर 3 जिंदा डीमन को पकड़ेगा, जिससे उन ब्लैक गन टीम को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर सितुलियो आ जाती है, जिसे देखकर आंग डर जाता है, और आंग को यहाँ देखकर सितुलियो उससे पूछती है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुम सिटी को छोड़कर बाहर तो नहीं जा रहे। अब ये सुनते ही आंग एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि अरे नहीं, मैं तो बस यहीं ऐसे ही टहलने आया था। जिसके बाद सितुलियो कहती है कि तुम बड़ी बेकार एक्टिंग कर रहे हो, तो सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सितुलियो के इतने फोर्सली पूछने के बाद आंग उसे बता देता है कि मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि वो मास्क वाला बंदा हमारा मिशन खराब करे, इसलिए मैं अकेले ही मिशन को कंप्लीट करने जा रहा था, लेकिन तुमने मुझे ढूंढ लिया, इसलिए अब कुछ नहीं होने वाला, और प्लीज मेरी कंप्लेंट कैप्टन को मत करना। अब दोस्तों आंग यहाँ से वापस जा ही रहा होता है कि तभी सितुलियो उससे रोकते हुए कहती है कि रुको, मुझे अपने प्लान में शामिल कर लो और बताओ आगे करना क्या है। अब दोस्तों ये सुन के आंग तो हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि जब तुम्हें मेरे प्लान में शामिल होना ही था तो तुमने मुझे शुरू में इतना डराया क्यों। अब यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम 2 गार्ड्स को देखते हैं जो सिटी के वॉल पर पहरा दे रहे होते हैं, जिनमें से एक गार्ड कहता है यार रात में ऐसे पहरा देना बहुत ज्यादा बोरिंग काम है, हम गेट को पूरा बंद करके यहाँ से चलते हैं ना। अब ये सुनकर वो दूसरा बंदा कहता है कि धीरे बोलो, अगर ये बात स्क्वाड्रन के लीडर ने सुन ली तो तुम तो गए काम से। जिसके बाद वो दूसरा गार्ड अपने दोस्त को बताता है कि हम यहाँ इस गेट को इमरजेंसी के लिए आधा खोल कर रखते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले सिटी के बाहर 2-4 लोग फंस गए थे और वो मदद मांगते रह गए थे, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और डीमंस ने उन्हें मार डाला था। तब से ही सिटी के मेन डोर को हमेशा हाफ ओपन रखा जाता है, ताकि किसी को अगर अपनी जान बचानी हो तो वो अंदर आ सके। अब इतना बताने के बाद वो बंदा अपने दोस्त को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम ज़्यादा बोर नहीं होंगे, क्योंकि देखो मेरे पास कुछ है। अब ये कहते ही वो बंदा एक हैरम कॉमिक बाहर निकालता है, जिसे ये देखकर ये दोनों ठरके बड़े खुश हो जाते हैं और उस कॉमिक को पढ़ने लगते हैं। यहाँ दूसरी ओर आंग और सितुलियो सिटी के बाहर मिशन को कंप्लीट करने आ गए होते हैं, और थोड़ी दूर जाकर ही आंग और सितुलियो एक जगह पर रुक जाते हैं। फिर आंग कहता है कि प्लान के हिसाब से मैं इस जंगल में जाकर उन मॉन्स्टर को नॉकआउट करके अभी आता हूँ, तुम मेरा यहीं पर वेट करो। ये सुन के सितुलियो सोचती है और वो कहती है कि इतनी रात में ये अकेले जंगल में कैसे उन डीमन से लड़ेगा, इसलिए शायद मुझे भी इसके साथ जाना चाहिए। और इतना सोचते ही सितुलियो आंग को रोकते हुए कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब ये लोग यहाँ पर आपस में बात कर रही होते हैं कि अचानक से एक डीमन आंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचता हुआ आंग सितुलियो को अलर्ट होने को कह देता है। अब डीमंस को देखकर सितुलियो बिना समय गवाए उस डीमन पर अटैक कर देती है, और यहाँ पर आंग और सितुलियो दोनों मिलकर अपनी पावर से उस डीमन को नॉकआउट करके जमीन पर ढेर कर देते हैं और एक डीमन को जिंदा पकड़ लेते हैं। अब कुछ देर होते ही दोस्तों यहाँ पर ये दोनों बैक टू बैक 2 डीमंस को और पकड़ लेते हैं और उन्हें जिंदा कैप्चर कर लेते हैं। डीमंस को पकड़ने के बाद आंग बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो कहता है कि मुझे अपनी बॉडी को अभी और ताकतवर बनाना है, ये बॉडी अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब दोस्तों यहाँ पर सितुलियो एक डीमन को पकड़ के लाती है और कहती है चलो जल्द से जल्द इन्हें पकड़ के हम सिटी के अंदर ले जाते हैं। जिसके बाद आंग कहता है कि इनको यहीं छोड़ दो। तो सितुलियो कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हमने बड़ी मुश्किल से इन डीमंस को पकड़ा है, तो हम इनको यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं। जिसके बाद आंग सितुलियो को बताता है कि 9 फिन डीमन जो होते हैं वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं कि वो कहीं जा सके, इसलिए हम इनको यहाँ पकड़कर छोड़ सकते हैं, ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, और वैसे भी हम दोनों ने मिलकर इनको इतना मारा है कि ये कहीं हिलने के लायक भी नहीं बचे हैं।
कल हम जल्दी सुबह आकर इस जंगल में से इनको पकड़कर ले जाएंगे। अब दोस्तों आंग को इतना बोलकर सेतुली बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वह कहती है कि तुमको इनके बारे में इतना कुछ कैसे पता। अब दोस्तों यहाँ पर आंग उसको बताने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उनके ऊपर से 2 डीमंस आते हैं और वो उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर वो एक डीमन कहता है कि आखिरकार हमने इस इंसान को ढूंढ ही लिया, और वो डीमन भी पहले की तरह 2 फिन लेवल के डीमन की तरह कह रहा होता है कि ये सच में हमारी तरह स्मेल कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 डीमंस होते हैं, वो भी 1 फिन लेवल के, जिन्हें देखकर सेतुलियो और आंग दोनों हैरान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये दोनों यहाँ पर कैसे आ गए, हम दोनों मिलकर भी इनका सामना नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों डीमंस के आते ही सिटी में भी लोगों को पता चल जाता है और वहाँ पर सायरन बज जाता है, जिसके बाद सारे लीडर्स वहाँ पर मिनट से पहले पहुँच जाते हैं और वो बोलते हैं कि जल्दी स्पॉटलाइट से यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पर कौन से लेवल के डीमन आए हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दादा जिले कहती है कि कहीं ये वो 2 फिन लेवल का तो डीमन नहीं है जो दोबारा रीअपीयर हुआ है। तो याओ टैंग बोलता है कि नहीं, ये वो नहीं हो सकता क्योंकि वो उस केव के अंदर मर चुका था, मैंने उसकी डेड बॉडी को देखा था। अब यहाँ पर वो अपनी स्पॉटलाइट से उन डीमंस को ढूंढते हैं, जहाँ पर वो स्क्वाड्रन के लीडर्स को बताते हैं कि यहाँ पर 2 1 फिन लेवल के डीमंस हैं, जिन्हें देखकर जोएल बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर ये 2 डीमंस एक साथ कैसे आ सकते हैं, क्या उनको कुछ अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है जो बार बार ये रीअपीयर हो रहे हैं। अब ये देखकर दोस्तों जोएल दरवाज़ों को पूरी तरीके से बंद करने को कह देता है और डिफेंस सिस्टम के वेपन को ऑन कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हमारा याओ टैंग लीडर उन्हें रुकने को कहता है, लगता है कि वहाँ उन डीमंस के पास कोई और भी है। अब उसके इतना कहते ही वहाँ पर जब स्पॉटलाइट मारा जाता है तो याओ टैंग लीडर को वहाँ पर सेतुलियो और आंग दिखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब उन दोनों की हरकत देखकर दादा जिले भी कहती है कि आखिर ये दोनों सिटी के बाहर इतनी रात को क्या कर रहे हैं। जिसके बाद कुछ वॉरियर्स वहाँ जंगल में स्पॉटलाइट्स को और मारते हैं और तभी उनको वहाँ पर वो बंधे हुए डीमंस दिख जाते हैं। अब ये देखकर याओ टैंग लीडर कहता है कि मुझे समझ आ गया, ये लोग लीडर बोर्ड में टॉप पर आने के चक्कर में इतनी रात को अकेले ही वो ए रैंक वाला मिशन करने के लिए वहाँ गए हैं। जिसे सुनकर जोएल कहता है कि ये लोग पागल हो गए हैं, ये लोग टॉप पर आने के लिए अपनी जान को भी गंवाने के लिए तैयार हो गए हैं, कैसे पागल वॉरियर्स हैं ये। अब ये सुनकर याओ टैंग कहता है कि एक बार इनको वापस आ जाने दो, फिर मैं इतनी बुरी पनिशमेंट दूंगा कि ये सोच भी नहीं सकते। और ये कहते ही अपना टंग टंग लीडर वहाँ से उनको बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर दादा जिले जोएल को कहती है कि मैं भी उसके साथ जा रही हूँ, तुम यहाँ पर रहकर सिटी को कमांड करो। अब दोस्तों हम देखते हैं कि दादा जिले और याओ टैंग दोनों आगे बढ़ जाते हैं और जोएल लीडर यहाँ पर खड़े होकर सिटी को लीड कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इन लोगों ने हमारी रात को ख़राब कर दिया। अब सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर एक डीमन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि उन लोगों को पता चल चुका है कि हम यहाँ पर हैं। जिसके बाद वो सेतुलियो और आंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर आंग सेतुलियो को अपने पीछे छुपने को कहता है और कहता है कि हमें उन लीडर्स का आने का इंतज़ार करना होगा। ये कहते हुए आंग मनी मन में सोच रहा होता है कि शायद इन दोनों का टारगेट मैं हूँ, लेकिन ये सारे डीमंस मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, कहीं मैं दोबारा जिंदा हुआ इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, या फिर उस दिन उस गुफा में कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। अब ये यहाँ पर इतना सोच ही रहा होता है कि सेतुलियो कहती है कि हम दोनों को मिलकर इन डीमन से फाइट करना होगा। जिसके बाद उन दोनों में से एक डीमन हंसते हुए कहता है कि तुम लोग हमसे फाइट करोगे, क्या मजाक की बात है। और ये कहते ही वो दोनों डीमंस आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते ही उनमें से एक डीमन सेतुलियो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से आंग आकर उस डीमन को धक्का देकर दूर कर देता है। अब यहाँ पर सेतुलियो भी अपने आप को ब्लॉक करते हुए संभल जाती है और बिना समय गवाए दूसरे डीमन पर एक जोरदार किक मारती है, लेकिन उस दूसरे डीमन को कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक वाटर टाइप का डीमन होता है और उसके मारते ही उसका शरीर वाटर की तरह फ्लोट हो जाता है और सेतुलियो का अटैक मिस हो जाता है। सेतुलियो के अटैक करते ही वो डीमन स्माइल करता है और वो कहता है कि अब मेरी बारी, और ये कहते ही वो अपनी अजीब सी पावर से सेतुलियो को बांध देता है और उसे कैप्चर कर लेता है। अब ये देखकर आंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सेतुलियो का नाम लेकर पुकार रहा होता है, लेकिन तभी वो दूसरा डीमन आंग के पास आ जाता है और कहता है तुम एक फाइट के बीच में हो, तुम ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। और ये कहकर वो आंग की ओर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर याओ टैंग लीडर आ जाता है और वो उस डीमन को एक जोरदार पंच मार के उसे दूर फेंक देता है। याओ टैंग लीडर के आते ही वो कहता है कि टेंशन मत लो, अब हम आ चुके हैं, इसलिए अब तुम दोनों सेफ हो। यहाँ पर दादा जिले उन दोनों डीमंस को देख रही होती है और वो बताती है कि जो पहला डीमन है वो ब्लू कोर का वाटर टाइप डीमन है और जो दूसरा डीमन है वो रेड कोर का अर्थ टाइप डीमन है और ये दोनों डीमंस ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें जल्द से जल्द सेतुलियो को बचाना होगा। यहाँ पर वो जो वाटर टाइप वाला डीमन रहता है वो सेतुलियो को अपनी पावर से कैप्चर करके रखा होता है। दूसरी ओर जोएल उनको देखकर कह रहा होता है कि मैं ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता, मुझे शायद उनके लिए कुछ करना चाहिए। और वो बाकी वॉरियर्स को कहता है कि जल्द से जल्द डिफेंसिव कैनन को तैयार करो और उन डीमंस पर अटैक करो, लेकिन संभल कर, हमारे लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। अब जोएल इतना कह ही रहा होता है कि वहाँ पर एक लड़की दौड़ती हुई आती है और वो कहती है कि हमारी तरफ बहुत ज़्यादा संख्या में डीमंस आ रहे हैं। जिसके बाद जोएल पूछता है कि कितने डीमंस हमारी तरफ आ रहे हैं।
जहाँ पर वो लड़की कहती है कि उनकी संख्या मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि वो एक डीमन वेव है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि सच में बहुत ज़्यादा संख्या में डीमंस सिटी की ओर आ रहे होते हैं और वो बड़ी तेज़ी से सिटी को तबाह करने के लिए आगे आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर जोएल हैरान होता है और वो कहता है कि जल्द से जल्द इमरजेंसी अलार्म को बजा दो और सारे के सारे वॉरियर्स को यहाँ पर इकट्ठा करो, हमें अभी के अभी डीमन वेव से लड़ना होगा। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक अलार्म बज जाता है और सारे के सारे वॉरियर्स जाग जाते हैं और सिटी के वॉल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ इस जंगल में याओ टैंग उस डीमन वेव को देखकर कहता है कि ये लोग पहले से ही प्लान बनाकर आए हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द सितुलियो को बचाकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ रुके तो हम अकेले ही इस वेव से नहीं लड़ पाएंगे और तो और सिटी के लोगों को भी बहुत ज़्यादा खतरा होगा। अब ये सब सुन के सितुलियो कहती है कि आप लोग मेरी फिक्र मत करिए, आप लोग सीधा सिटी में जाइए और जाकर सिटी के लोगों को बचाइए, एक जान के बदले कई जानों को खतरे में मत डालिए। यहाँ पर सितुलियो इतना कह ही रही होती है कि वो वाटर टाइप डीमन उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि तुम बहुत बकर बकर करती हो, थोड़ा चुप रहो। अब ये सब देखकर दोस्तों यहाँ पर आंग, याओ टैंग और दादा जिले उन दोनों डीमंस को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद वो जो अर्थ टाइप का रेड कोर का डीमन होता है वो भी अपनी पावर से अटैक कर देता है और ज़मीन के अंदर से लंबे लंबे स्पाइक्स को निकालता है, जिनको दादा जिले और याओ टैंग डॉज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये होती है कि वो सारे स्पाइक्स आंग को बिल्कुल भी टच नहीं करते, जिसे देखकर आंग भी हैरान होता है कि आखिर इसने मेरे पे अटैक क्यों नहीं किया। अब दोस्तों फाइट करते करते आंग उस डीमन के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है, लेकिन वो डीमन आंग को कुछ नहीं करता और वो उसे अपने साइड से जाने देता है, जिसे देखकर याओ टैंग लीडर भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि उसने आंग को कुछ नहीं करा और वो उसे जाने दे रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। याओ टैंग लीडर ये सब सोच रहा होता है कि वो डीमन दादा जिले और उस पर अटैक कर देता है और ये यहाँ पर वाटर टाइप डीमन आंग को ही अपनी ओर बुला रहा होता है। अब आंग जैसी सितुलियो के करीब जाता है वो डीमन सितुलियो को लेकर जंगल के और अंदर भाग जाता है, जिसे देखकर अपना आंग समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। ये दोनों डीमन जानबूझ के मुझे स्क्वाड्रन लीडर से दूर कर रहे हैं, क्योंकि मैं अकेले इन डीमन को हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए वो मुझे इनसे अलग कर रहे हैं। आंग को देखकर यहाँ पर याओ टैंग लीडर कहता है कि आंग उसका पीछा मत करना, तुम अकेले उस डीमन को नहीं हरा पाओगे तो उसके पीछे बिल्कुल मत जाना। अब ये सुनकर आंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूँ, क्या मुझे सितुलियो को बचाने जाना चाहिए या फिर मुझे वापस सिटी में चले जाना चाहिए। अब दोस्तों इतना ज़्यादा सोचने के बाद आंग फैसला ले लेता है और वो कहता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे सितुलियो को बचाना है, और वो ये कहकर आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर वो वाटर टाइप का डीमन सितुलियो को पकड़ कर रखा होता है और वो सितुलियो को देखकर कह रहा होता है कि हम 1 फील लेवल के डीमन फीलिंग्स के बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं, तो चलो अब जल्दी से मुझे अपनी चीख सुनाओ और मेरे आगे भीख मांगो, मैं तुम्हारी वॉइस सुनना चाहता। अब ये सुन के सितुलियो कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसका मुंह बंद रहता है, जिसे देखकर वो डीमन कहता है कि अच्छा तुम्हारा मुंह तो बंद है, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। जिसके बाद वो डीमन सितुलियो के मुंह पे से वो जो टेप रहता है उसको हटा देता है और कहता है कि चलो अब चिल्लाओ और मेरे आगे भीख मांगो। जिसके बाद सितुलियो कहती है तुम उसके लायक नहीं हो, मैं सितु फैमिली की मेंबर हूँ और हमारे फैमिली मार्शल आर्ट में टॉप पर रहती है, भले ही हम मर जाएंगे लेकिन किसी के आगे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये सुन के वो वाटर टाइप का डीमन भड़क जाता है और वो एक जोरदार लात सितुलियो को मार देता है, जिसके बाद सितुलियो दूर जाके गिर जाती है और फिर वो वाटर टाइप का डीमन उसको मारने के लिए फिर से आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ पर किसी की आवाज आती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा आंग आ गया होता है और वो उस डीमन को कहता है कि तुम्हारा टारगेट मैं हूँ, तो मेरे पास आओ। आंग को देखकर सितुलियो हैरान होती है और वो कहती है कि आखिर ये अकेले यहाँ पर क्यों आया है। जिसके बाद वो वाटर टाइप का डीमन आंग को देखकर बड़ा खुश होता है और कहता है कि मेरा ट्रैप वर्क कर गया, आखिरकार मेरा टारगेट मेरे सामने आ ही गया। वो वाटर टाइप का डीमन आंग को बार बार अपना टारगेट कह रहा होता है, जिसे देखकर सितुलियो भी हैरान होती है और वो कह रही होती है कि आंग इसका टारगेट है, आखिर इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है। जिसके बाद आंग सितुलियो से उसका हालचाल पूछता है और सितुलियो उसको कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पागल तुम्हें यहाँ पर ऐसे नहीं आना चाहिए था, आखिर तुम अकेले इसका सामना कैसे करोगे, यहाँ से चले जाओ। अब सितुलियो ये बोल ही रही होती है कि वो वाटर टाइप का डीमन सितुलियो की बकबक सुन के फिर से उसे एक जोरदार किक मारता है और कहता है कि थोड़ा चुप बैठो। सितुलियो को मारता हुआ देख आंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि उसको मारना बंद करो, तुम्हारा टारगेट मैं हूँ, तुम मेरे को मारो, उसको छोड़ दो। ये सुनते ही वो डीमन अपनी पावर से बड़ी स्पीड में जाकर आंग के पास खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अब तुम दोनों मरोगे। और वो डीमन जैसे ही कहता है आंग उस पर वार कर देता है, लेकिन वो डीमन उससे बड़े प्यार से डॉज करके उसे जोरदार लात मारता है। जिसके बाद आंग कहता है कि शिट, मैं इसके छोटे से मूव को समझ नहीं पाया, ये बॉडी सही में बहुत ज्यादा वीक है। अब दोस्तों यहाँ पर फाइट के दौरान वो वाटर टाइप का डीमन कह रहा होता है कि सच्ची में तुम्हारी स्मेल तो हम डीमन जैसी है, लेकिन ऐसा क्यों, आखिर तुम हमारी तरह क्यों महक रहे हो। फाइट के दौरान आंग भी कह रहा होता है कि एक वाटर टाइप का डीमन है, मैंने कभी वाटर टाइप डीमन से फाइट नहीं किया, इन 60 सालों के अंदर इन डीमंस में बहुत ज्यादा एवोल्यूशन आ चुका है और तो और मेरी बॉडी इतनी कमजोर है कि मैं इस वाटर टाइप को हरा भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको फिजिकली बिल्कुल भी हरा नहीं सकता।
आंग को फाइट करता हुआ देख यहाँ पर सेतुलियो भी हैरान होती है और वो कह रही होती है अगर ये आंग ऐसे ही लड़ता रहा तो उसके साथ साथ तो मैं भी मर जाऊंगी, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। और ये कहकर वो अपने रस्सी को काटने लगती है। यहाँ पर आंग एक के बाद एक वो डीमन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो डीमन इतना पावरफुल रहता है कि वो उसके अटैक को बार बार डॉज कर देता है। और वो आंग से कहता है कि तुमने मेरे से पहले 1 पिन लेवल के एक और डीमन को मारा था ना, तो क्या हुआ, अब तुम मुझे क्यों नहीं हरा पा रहे। ये सुन के आंग कहता है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं है। तो वो डीमन कहता है अच्छा तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है, ये बहुत बुरी बात है, इसके लिए मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। और ये कहकर वो डीमन आंग को हवा में उठा देता है और एक बहुत जोरदार किक मार के उसको बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद तो भाई आंग के ऑर्गन्स बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और वो पहले की तरह अधमरा हो जाता है। जिसके बाद वो डीमन उसके पास आता है और कहता है कि अगर तुम अभी भी एडमिट नहीं करोगे कि तुमने उस डीमन को मारा था तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुझे खाकर मैं इवॉल्व भी जरूर हो जाऊंगा। अब ये कहकर वो वाटर टाइप डीमन आंग की ओर आगे बढ़ने लगता है और उसको जैसे ही पकड़ने वाला होता है कि तभी सेतुलियो पीछे से आकर उसको अपने नाइफ से स्टैब कर देती है और घूमकर एक जोरदार लात मार देती है। फिर सेतुलियो आंग को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मेरे स्क्वाड के मेंबर को मारना है तो उससे पहले तुम्हें उसके लीडर को मारना होगा। अब यहाँ पर आंग बहुत ज्यादा ही जख्मी होता है और वो सेतुलियो को देखकर कह रहा होता है आखिर इसने अपने आप को रिलीज कैसे किया। और जब वो गौर से देखता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेतुलियो का हाथ बहुत ज्यादा डैमेज होता है क्योंकि वो रस्सी खोलने के चक्कर में अपने हाथ को बहुत ज्यादा डैमेज कर चुकी थी। जिसके बाद वो डीमन बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और अपनी पावर की मदद से बहुत ज़्यादा शार्प नाइफ से सेतुलियो पर अटैक करता है, जिसे सेतुलियो डॉज करने लगती है। यहाँ पर आंग सेतुलियो को डॉज करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सेतुलियो कह रही होती है कि अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो मेरा ध्यान भटक जाएगा, इसलिए थोड़ा शांत रहो। यहाँ पर वो वाटर टाइप का डीमन उनसे भी ज़्यादा चालाक होता है और अब वो अपने उन स्पाइक से सेतुलियो के पीछे से अटैक करता है, जो सेतुलियो को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देती है। सेतुलियो को जख्मी करने के बाद वो डीमन सेतुलियो को अपनी तरफ खींचता है और उसके गर्दन को पकड़ के कहता है कि अब मैं उस इंसान को मारने से पहले तुझे खत्म करूंगा और वो मौत तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं दूंगा जब तक मैं तेरी चीख नहीं सुन लेता। अब यहाँ पर वो डीमन सेतुलियो को हवा में उठा के रखा होता है और उसके गर्दन को दबा रहा होता है, जिसे देखकर आंग कह रहा होता है कि उसे जाने दो और मन ही मन में फिर से रिग्रेट कर रहा होता है कि मैं दोबारा जिंदा हुआ और दोबारा मेरे आंखों के सामने मेरी टीममेट मर रही है। इस नए जन्म के अंदर भी मैं कुछ चेंज नहीं कर पाया। मैं खुद को एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर कहता हूँ, लेकिन आखिर में एक लेडी को मेरे को बचाना पड़ा। जब मैं अपने आप को ही नहीं बचा सकता तो मैं दूसरों को क्या बचाऊंगा। अब दोस्तों आंग यहाँ पर इतना सब कुछ कह रहा होता है, लेकिन अचानक से हम यहाँ पर देखते हैं उसके अंदर से एक रेड ऑरा बाहर निकलने लगता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि इस बार मैं पहले की तरह नहीं मरूंगा, मैं कुछ चेंज करके रहूंगा। और ये कहते ही उसके अंदर से बहुत ज्यादा रेड ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर वो डीमन भी हैरान हो जाता है और तभी वो रेड ऑरा उस डीमन के साइड से निकल कर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पलक झपकते ही आंग उस डीमन के हाथ से सेतुलियो को बचा लेता है, जिसे देखकर वो वाटर टाइप का डीमन भी हैरान होता है और वो कहता है इसने मुझ पर अटैक भी नहीं करा, लेकिन तब भी उसने उसको बचा कैसे लिया, आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा किसका है। यहाँ पर आंग सेतुलियो को देखता है जो बहुत ज्यादा ही जख्मी हो जाती है और वो लगभग मरने की कगार पे पहुंच गई होती है। जिसके बाद आंग उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब बाकी काम तुम मुझ पे छोड़ दो। जिसके बाद सेतुलियो कहती है कि क्या तुम आंग हो। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि आंग का आधा फेस डीमन की तरह बन चुका होता है और उसके अंदर से कंटिन्यूअसली रेड ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जिसको देखकर ये वाटर टाइप डीमन कहता है कि तुम्हारी ये डीमन सेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, आखिर तुम कौन हो। जिसके बाद तो आंग भाई अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्लो करने लगता है और वो उस डीमन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे को मेरे चेस्ट के अंदर एक अजीब से ही पावर महसूस हो रही है, आखिर ये हो क्या रहा है। और उसके इतना कहते ही हम देखते हैं उसके अंदर से एक डिमोनिक ऑरा का ब्लास्ट होता है और उसके छाती पे जो लगा हुआ कोर रहता है उसका भी शेप बदल जाता है, जिसको देखकर वो वाटर टाइप डीमन डर जाता है और वो कहता है कि ये तो किंगफिन का कोर है। यहाँ पर सेतुलियो लगभग बेहोशी हो गई होती है, लेकिन तब भी वो आंग को देख रही होती है और यहाँ पर दोस्तों हमारा आंग बहुत ज्यादा ही पावरफुल महसूस कर रहा होता है और दोस्तों यहाँ पर हमारा आंग डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है और ये जो इसका ये लुक है ये आंग का 1 पिन फॉर्म है। अब सीन चेंज हो जाता है और हम दादा जिले और टंग टंग लीडर को देख रहे होते हैं जो इस अर्थ टाइप डीमन से यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी फाइट के बीच में इस अर्थ टाइप डीमन को भी आंग का ऑरा का महसूस हो जाता है और वो कहता है कि आखिर इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा किसका है, और ये कहकर वो पीछे की ओर देखने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर अपना टंग टंग लीडर आता है और कहता है कि फाइट के बीच में ध्यान कभी भटकना नहीं चाहिए, और ये कहकर उसको एक जोरदार पंच मार देता, जिसके बाद वो डीमन बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसी बीच वहाँ पर दादा जिले भी आकर उसके ऊपर अपने किक से वार करती है। अब ये दोनों मिलकर नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली डीमन को मारने लगते हैं और लास्ट में दोनों अपनी पावर को मिलाकर उस डीमन की छाती पे एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे उस डीमन की छाती में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है।
अब यहाँ पर उस डीमन को पता चल जाता है कि वो इनके आगे कुछ नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर सुसाइड करने लगता है और वो अपने आप को खुद ही ब्लास्ट करने लगता है, जिसे देखकर दादा जिले और टंग टंग हैरान होते हैं और वो कहते हैं अगर ये यहाँ पर ऐसे ब्लास्ट हुआ तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहीं पर हम देखते हैं कि अचानक से उस डीमन को एक बुलेट उड़ा देती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जोएल लीडर सिटी में से डिफेंसिव वेपन से अटैक कर रहा होता है और उन लोगों की मदद कर रहा होता है। मदद के साथ साथ वो डीमन वेव के साथ भी फाइट कर रहा होता है। फाइट के दौरान ही यहाँ पर जोएल को पता चल जाता है कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हम अकेले इन डीमंस को हरा नहीं पाएंगे, हमें और वॉरियर्स की मदद चाहिए। जिसके बाद जोएल दादा जिले और टंग टंग लीडर को सिटी में आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद दादा जिले टंग टंग लीडर को वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर हमारा टंग टंग लीडर कहता है कि मैं आंग और सेतुलियो के बिना वापस नहीं जाऊँगा। जिसके बाद जिले उसे बताती है कि हम स्क्वाड्रन के लीडर तो हैं, लेकिन उससे पहले हम वॉरियर्स भी हैं, इसलिए हमें सिटी को पहले प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर टंग टंग लीडर को मन मार के वापस सिटी को सपोर्ट करने के लिए वापस जाना पड़ता है और वो वापस सिटी की ओर लौट जाते हैं। इधर इस जंगल में वो डीमन आंग को देखकर कह रहा होता है कि आखिर तुम डीमन हो या फिर इंसान, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम वन फिन लेवल के हो और ये तुम्हारे सर पर ये फिन क्यों रखा है, आखिर तुम हो क्या? अब वो डीमन तो यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है। जिसके बाद आंग कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या हूँ और शायद अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मैंने दोबारा जन्म क्यों लिया है। शायद इस डिमोनिक पावर की वजह से ही मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका मिला है और इस बार मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। और आंग के यहाँ पर दोस्तों इतना कहते ही आंग अपनी पावर की मदद से सेतुलियो को हील करने लगता है, जिसे देखकर वो वाटर टाइप का डीमन हैरान होता है और वो कहता है कि हीलिंग, क्या तुम एक वुड टाइप के डीमन हो? अब उसके इतना कहते ही दोस्तों यहाँ पर आंग को जो उस केव के अंदर हुआ था वो सब याद आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा अब मुझे याद आया कि उस दिन उस केव में क्या हुआ था। मैंने उस दिन उस वुड टाइप के डीमन को ऑब्जॉर्व करा था, इसलिए मेरे अंदर ये डीमन की पावर आई है। तो चलो इस बार इस वाटर टाइप के डीमन को ऑब्जॉर्व करते हैं ताकि मेरे अंदर वाटर की पावर आ जाए। और ये कहकर दोस्तों हमारा आंग आगे बढ़ जाता है और वो दोबारा से किंग की तरह एक ऊंचाई पे जाके खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ये डीमन बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या हो। उसके सवाल पूछते ही आंग कहता है कि मैं क्या हूँ ये छोड़ो और मुझे तुम अपनी पावर दो ताकि मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊँ और अपनी डिमोनिक पावर को एक्सटेंड कर पाऊँ। और ये कहते ही दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में ये वाटर टाइप का डीमन आंग को देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास अब्जॉर्ब करने की भी पावर है, वो भी वन फिन कोर की। आखिर तुम इंसान हो या फिर तुम हमारी तरह कोई डीमन हो? अब वो डीमन इतना ज्यादा डर रहा होता है जिसे देखकर आंग हंसते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग, इससे पहले मैंने कभी किसी डीमन को इतना डरते हुए नहीं देखा है। और ये कहते ही आंग ऊपर से नीचे कूदता है और उस डीमन की तरफ आगे बढ़ जाता है और उसके मुंह के पास जाकर उस डीमन से कहता है कि चलो अब मुझे मारो, तुम्हारे पास जितनी भी पावर है पूरी दम लगाकर मुझ पे वार करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना ज्यादा स्ट्रांग हो। अब ये सुन के तो भाई ये डीमन और डर जाता है और इसकी और हवा टाइट हो जाती है और वो डर के मारे कांपने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डीमन अचानक से आंग पर वार कर देता है, जिसे आंग बड़े प्यार से डॉज कर देता है। जिसके बाद आंग कहता है कि पिछली बार मैंने जिस वुड टाइप के डीमन को ऑब्जॉर्व करा था शायद उसके पास ऐसी पावर थी। और ये कहते ही दोस्तों यहाँ पर आंग अपनी वुड टाइप की पावर से जमीन के नीचे से बहुत लंबे लंबे वुड के स्पाइक्स निकालता है और उस वाटर टाइप डीमन को जकड़ लेता है। उसको जकड़ने के बाद यहाँ पर आंग और ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगता है और कहता है तुम मुझे उतने ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहे हो। यहाँ पर ये वाटर टाइप की डीमन की तो बैंड बज रही होती है और ये बहुत बुरी तरीके से आंग की जकड़ में फंसा होता है और बड़ी बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो वाटर टाइप का डीमन है ये मन ही मन में कहता है कि लगता है मुझे वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ेगा। और ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वाटर का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर आंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर तभी अचानक से वो वाटर टाइप का डीमन बड़ी स्पीड में आंग की तरफ दौड़ता हुआ आता है और आंग के करीब आते ही वो उसको कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। और इतना कहते ही वो आंग का एक हाथ पकड़ देता है और दोस्तों हम यहीं पर देखते हैं कि वो डीमन आंग का लेफ्ट हैंड को उसके शरीर से अलग कर देता है और बहुत सारे वार करके आंग को बहुत ज्यादा घायल करके कहता है कि तुम मेरी पावर को कभी नहीं समझ नहीं पाओगे इंसान। और ये कहकर एक जोरदार लात मार के आंग को बहुत दूर फेंक देता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा आंग बहुत ज्यादा जख्मी तो होता ही है, लेकिन वो स्माइल करता हुआ फिर से ग्लो करने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम ज्यादा स्ट्रांग हो या मैं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मैं ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था और मैं नई चीजों को बड़ी जल्दी सीख लेता हूँ और अभी मेरा एक ही मकसद है, वो है तुझे मारना। अब दोस्तों यहाँ पर आंग ये सब धमकी देते हुए अपने हैंड को उस वुड टाइप के डीमन की तरह फिर से ठीक कर लेता है और हम यहाँ देखते हैं कि आंग का हाथ फिर से उग गया होता है एकदम उस वुड टाइप डीमन की तरह।
आंग की इतनी काबिलियत देखकर वो वाटर टाइप का डीमन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये इतनी जल्दी अपनी पावर को यूज़ करना कैसे सीख रहा है। आखिर ये वुड टाइप का सेल्फ रिजेनरेशन इतनी जल्दी कैसे कर सकता है। उस डीमन की बातें सुनकर आंग कहता है कि मैंने तुझे कहा था कि मैं एक क्विक लर्नर हूँ और मैं नई चीज़ों को बड़ी जल्दी से सीखता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से आंग अपने आप को अच्छी तरीके से हील करके दोबारा उस डीमन की ओर आगे बढ़ता है और बड़ी तेजी से उसकी ओर दौड़ता है, जिसे देखकर वो डीमन हैरान हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से फिर से बहुत सारे पेड़ के बेल निकलते हैं और उस डीमन के पैरों को पकड़ के जकड़ लेते हैं। यहाँ पर आंग भी उड़ता हुआ आके उस डीमन के सर को पकड़ लेता है और कहता है अब तुम कहीं भाग नहीं सकते। और ये कहकर वो उस डीमन के गोदी में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि अब मैं हम दोनों की फाइट से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, तो चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। अब दोस्तों आंग के इतना कहते ही हम देखते हैं वो जो डीमन रहता है वो अंदर से ग्लो करने लगता है और एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद उस ब्लास्ट की वजह से आंग भी थोड़ा दूर जाके गिरता है। लेकिन यहाँ दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। यहाँ पर वो डीमन मरता नहीं है बल्कि वो जानबूझ के अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है और मौका मिलने पर वो पीछे से आंग के अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर आंग भी उससे ज्यादा होशियार रहता है और वो कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुमने सेल्फ डिस्ट्रक्ट करा है। और ये कहते वो जमीन के अंदर से लंबे लंबे स्पाइक्स निकाल के उस डीमन को लगभग मार ही देता है। यहाँ पर आंग उस डीमन को देखकर कहता है कि मुझे पता है जब तक तुम्हारा कोर तबाह नहीं होगा तब तक तुम मर नहीं सकते। और दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो वाटर टाइप का डीमन रहता है उसका कोर उसकी बॉडी से अलग रहता है, जिसको आंग अपने हाथों में ले लेता है और कहता है एक बार किसी डीमन का कोर तबाह हो गया वो हमेशा के लिए मर जाता है, चाहे वो 1 फिन लेवल का डीमन हो या फिर 7 फिन लेवल का डीमन हो। और अब मैं तुम्हारे कोर को अब्सॉर्ब करूंगा ताकि मेरे अंदर भी तुम्हारी वाटर टाइप की पावर आ जाए। यहाँ पर वो डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पर आंग उसे बड़ी बेरहमी से पकड़ के रखा होता है। इसके बाद दोस्तों आंग उस डीमन के कोर को अपने हाथों से तोड़ देता है और उसके अंदर से जो भी वाटर निकलता है उसे बड़ी क्रीपी तरीके से पीने लगता है और बड़ी भयानक सी स्माइल दे रहा होता है और एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा होता है, मुझे और ताकतवर बनाओ। अब यहीं पर दोस्तों हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। एवोल्यूशन चैप्टर 18 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आंग ने उस वाटर टाइप के डीमन के कोर को पी लिया होता है और उसके अंदर भी वाटर टाइप की पावर आ गई होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आंग बहुत ज़्यादा ईविल स्माइल दे रहा होता है और वो सीतुलियो को देखता है, जिसके बाद वो उसके करीब जाता है। अब आंग के अंदर से उस डीमन की आवाज़ आती है और वो कह रहा होता है किसी इंसान को मार दो, इंसान हम डीमंस के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं तो इस इंसान को यहीं मार दो। और ये आवाज़ सुन के यहाँ पर हमारा आंग सीतुलियो को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो उस पर वार करता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि आंग ने अपने हाथ को रोक लिया होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर ये मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर मैं अपने ही टीम मेंबर को क्यों मार रहा हूँ, मैं तो इसे बचाना चाहता था ना, आखिर ये हो क्या रहा है। मेरे दिमाग में मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही है। अब दोस्तों ये कहकर आंग बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और कहता है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो। जिसके बाद वो जो आंग के अंदर जो डीमन किंग होता है हम उसको देखते हैं और वो कह रहा होता है कि इस इंसान ने मुझ पर काबू कर लिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे यहाँ सारे वॉरियर्स मिलकर डिमोनिक वेव से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर हम स्नो और तोमोई को भी देखते हैं जहाँ पर स्नो पूछ रहा होता है कि आखिर ये सुतुली और आंग कहाँ है। जिसके बाद उनको तोमोई बताती है कि मैंने सुना है कि 2 लोग सिटी के बाहर फंस रखे हैं और मेरे ख्याल से वो और कोई नहीं बल्कि आंग और सीतुलियो ही है। जिसके बाद ये सुनकर स्नो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर वो इतनी रात को सिटी के बाहर क्या कर रहे हैं। जिसे सुनकर तोमोई भी थोड़ा हैरान होती है और वो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता इतनी रात को वो 1 फिन लेवल का जो डीमन है वो उनका क्या करेगा, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। अब ये कहकर ये दोनों यहाँ पर उन डीमन वेव से लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि अभी के लिए हमें इस डीमन वेव से लड़ना होगा। दूसरी ओर यहाँ पर हमारे सारे स्क्वाड्रन के लीडर्स भी डीमन वेव से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर जोएल लीडर टंग टंग लीडर से पूछ रहा होता है कि हे टंग टंग, तुम्हारे कोर आखिर कैसा काम कर रहा है। जहाँ पर हमारा टंग टंग लीडर कहता है कि मेरा कोर अभी परफेक्टली काम कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पर हम जेले को भी देखते हैं और वो बताती है कि डीमन से हाई पावर में लड़ने से हमारी कोर की पावर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन अच्छा हुआ कि उस 1 फिन लेवल के डीमन से लड़ते वक्त मैं और टंग टंग साथ में थे, इसलिए हम दोनों ने अपनी पावर को मिलाकर उस डीमन को हरा दिया, जिससे हमारी पावर ज़्यादा कम नहीं हुई है। ये कहते हुए दोस्तों यहाँ पर जेले सारे डीमंस को मार रही होती है और वो जोएल से पूछती है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जिसके बाद जोएल उनको बताता है कि मेरे ख्याल से वो जो दोनों 1 लेवल के डीमन थे वो दोनों मर चुके हैं और अब ये सारे डीमन वेव बिना किसी लीडर के हैं, तो ये जितने भी डीमंस हैं ये सारे के सारे फिनलेस डीमन हैं और इनकी खुद की सोचने की ताकत नहीं होती है कि वो क्या करें, बस वो एक ही चीज़ से डरते हैं और वो अपनी मौत से डरते हैं। तो अभी हमारे पास चांस है कि इनका कोई लीडर नहीं है, हम इन्हें डरा के यहाँ से भगा सकते हैं। इसके लिए हमें इन डीमंस के सामने कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये डर के भाग जाए। अब ये कहकर दोस्तों जोएल
टंग लीडर और जेले को कहता है कि तुम दोनों को अपने रेड कोर की पावर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव करना होगा, जिसकी मदद से शायद हम इन डीमंस को यहाँ से भगा सकते हैं और शायद वो उस धमाके से डर जाएं। अब ये सुन के यहाँ पर जेले और टंग लीडर तैयार हो जाते हैं और वो बड़ी पावर के साथ आसमान में ऊपर उड़ते हुए जाते हैं और दोनों मिलकर अपनी पावर से बहुत ज्यादा ग्लो करने लगते हैं और डिमोनिक कोर की पावर को मिलाकर दोबारा जमीन की ओर बड़ी तेजी से नीचे आते हैं। और जमीन पर जैसे ही वो लैंड करते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि पूरी सिटी के बाहर वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा होल हो गया होता है। धमाके के बाद दादा जिले कहती है कि हमने बहुत ज्यादा ही अपने एक्सप्लोजन का पावर का यूज कर लिया है, लेकिन अभी भी मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इन डीमन से बड़े प्यार से लड़ सकती हूँ। ये सुन के टंग लीडर भी कहता है हमारी बॉडी में अभी इतनी लिमिटेशन है कि हम और पावर को एग्जॉस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये कहकर ये दोनों दोबारा अपनी स्ट्रेंथ से दोबारा उन डीमंस को फाड़ने लगते हैं और अच्छे खासे डीमंस को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर जोएल भी उनको देखकर खुश होता है और कहता है मुझे पता है जो रेड कोर है ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है और एक्सप्लोजन्स के लिए ये तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये कहकर दोस्तों यहाँ पर हमारा जोएल लीडर भी उन डीमंस को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और तीनों लीडर्स मिलकर उन सब डीमंस पर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर इस वॉल पर खड़े होकर हमारी तोमोई और स्नो लीडर्स को देख रहे होते हैं। वैसे तोमोई तो यहाँ पर उनकी वीडियो बना रही होती है क्योंकि यहाँ पर तोमोई को लीडर्स को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है और वो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है। दूसरी ओर हमारा स्नो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे भी इनके जैसा बनना है और इनकी तरह फाइट करना है, ये लोग बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। जिसके बाद दोस्तों हम दोबारा लीडर्स को देखते हैं। अब यहाँ पर जोएल उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो, जिसके बाद हमारे टंग लीडर और दादा जिले कहती है कि हाँ हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और हम में भी इतनी और ताकत है कि हम इन डीमंस से और आगे लड़ सकते हैं। यहाँ पर जोएल उन डीमंस को देखकर कहता है कि लगता है कि हमारा प्लान वर्क कर रहा है, ये सारे डीमंस अब बहुत ज्यादा डर चुके हैं। जिसके बाद दोस्तों हमारा जोएल लीडर कहता है कि हमें बाकी वॉरियर्स को भी अपने आप को चीयर अप करने के लिए कहना चाहिए, जिससे शायद उन डीमन पर और इफेक्ट पड़े और वो जल्दी यहाँ से भाग जाए। अब ये सुनते ही दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने सारे वॉरियर वॉल पे खड़े होते हैं ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सारे मिलकर हमारे स्क्वाड्रन लीडर को चीयर अप करने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला के उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर जोएल भी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि चलो अब इनको जल्दी यहाँ से भगाते हैं। और वो जैसे उन डीमन के ओर आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ उन डीमंस के बीच से एक बहुत तेज रोशनी आ रही होती है, जिसे देखकर जोएल लीडर भी हैरान होता है। और यहाँ पर दादा जिले कहती है कि क्या वो 1 फील्ड लेवल का डीमन है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर कोहरा साफ होता है और उस कोहरे में से डीमन के बीच से निकलता हुआ हमारा आंग आता है, वो भी सितुलियो को अपने साथ में लेके, जिसे देखकर ये सारे के सारे हैरान होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर उन डीमंस के बीच से निकलता हुआ आंग आगे बढ़ रहा होता है और उन्हें देखकर दादा जिले पहचान लेती है कि ये तो आंग और सितुलियो है, लेकिन उस 1 फील्ड लेवल डीमन का क्या हुआ। दूसरी ओर यहाँ पर हमारा जोएल लीडर थोड़ा हैरान होता है और वो कह रहा होता है कि अरे ये ऐसे उन डीमंस के बीच में क्यों आ रहा है, वो डीमंस कहीं उसे कुछ कर ना दे। अब जोएल कितना बोलते हैं दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सारे फिलनेस डीमन आंग की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा आंग तो डीमन में पहले ही ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो उन सभी डीमंस को देखकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। और वो बस उन सारे डीमंस को एक नजर से देखता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो सारे डीमंस वहाँ पर डर के मारे कांपने लगते हैं और वो सारे के सारे डीमन आंग के सामने सर झुका देते हैं, जिसके बाद वो डीमन डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये देखकर दोस्तों सारे के सारे लीडर हैरान होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इन लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन बाद में ये लोग यही सोचते हैं कि लीडर्स ने उन डीमंस को मार के भगा दिया है, इसलिए वो सारे के सारे उन लीडर्स को चीयर अप करने लगते हैं और कहते हैं देखो हमारे लीडर्स ने उन सभी डीमंस को मार के यहाँ से भगा दिया। यहाँ पर टंग लीडर भी उन लोगों की बातें सुन रहा होता है और वो देख रहा होता है कि वो सारे के सारे लीडर्स की ही तारीफें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर टंग लीडर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो कहता है क्या सच में वो सारे डीमंस हमसे ही डर के भागे हैं या फिर वो सबके सब आंग की वजह से डर के मारे भागे। अब इतना कहने के बाद दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि आंग सितुलियो को गोद में लिया रहता है और अचानक से आंग वहाँ पर गिर जाता है और सितुलियो को भी वहाँ पे गिरा देता है। जिसके बाद सारे लीडर आंग और सितुलियो की तरफ दौड़ के जाते हैं और उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करते हैं और कहते हैं कि हम इनसे बाद में बात करेंगे, अभी इन्हें जल्दी सिटी में ले चलो। यहाँ पर आंग की आंखें बंद होते ही हमें डार्कनेस दिखाया जाता है और उस डार्कनेस के बाद हमें एक अलग ही जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्कल के ऊपर आंग लेटा होता है और वहाँ पर उसके अंदर वही जो हमारा डीमन किंग रहता है वो सामने बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम मेरी पावर को यूज करना सीख रहे हो, वेरी गुड। जिसके बाद दोस्तों आंग पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो डीमन कहता है कि तुम मुझसे 1 सेंचुरी पहले मिले थे, क्या तुम मुझे भूल गए। जिसके बाद दोस्तों आंग उसे याद करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि क्या तुम वही 8 फील्ड लेवल के डीमन हो जिसे मैंने देखा था। जिसके बाद जो डीमन किंग रहता है वो आंग के बगल में ही बैठा होता है और वो डीमन किंग अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो कहता है कि मेरा नाम है क्रिम्सन फिन किंग, इस डीमन की दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो डीमन किंग रहता है ये भी मन मन में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि इसने अपनी बॉडी पर मुझसे पहले कंट्रोल कर लिया, मतलब इसने उस समय उस लड़की को नहीं मारा और अपने आप पे कंट्रोल कर लिया,
लगता है कि ये सच में स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है। अब उसे देखकर यहाँ पर हमारा आंग थोड़ा शॉक में होता है और वो कह रहा होता है कि तुमने मुझे ही क्यों चूज करा, और ये कहते हुए वो उस डीमन से थोड़ा दूर जा रहा होता है। जिसके बाद ये डीमन किंग कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद आंग उससे दोबारा एक और क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि मेरी बॉडी के साथ क्या हुआ है। तो वो डीमन किंग कहता है कि तुम एक बार में कितने क्वेश्चन पूछोगे, जरा सब्र करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब समझाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और डीमन किंग आ जाता है। वैसे आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये डीमन किंग है एक ही, लेकिन इसकी यहाँ पर अभी 2 बॉडी है। और ये इसकी जो दूसरी बॉडी है, ये आंग को पीछे से आकर उसके सर पर हाथ रख के कहती है तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो इतना पैनिक मत करो। ये जो तुम्हारी बॉडी है, ये तुम्हारे साथ साथ अब मेरी भी बॉडी है, जिसके अंदर अभी हम दोनों सेफ हैं। और तो और अभी तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है ताकि तुम अपने आप को बड़ी जल्दी इवॉल्व कर पाओ, और जब तुम इवॉल्व हो जाओगे तब एक परफेक्ट टाइम आएगा और मैं वापस आऊंगा। अब ये सुन के दोस्तों यहाँ पर हमारा आंग फिर से वही अपनी हीरोगिरी दिखाने लगता है और वो उस डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि तुम एक डीमन हो और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये कहकर जैसे वो उस डीमन किंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है दोस्तों, हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और वो जाग जाता है। और जैसे वो होश में आता है हम देखते हैं कि उसने गलती से सेतुलियो का कॉलर पकड़ लिया होता है और गलती से उसने उसका शर्ट ऐसे खोल दिया होता है और कह रहा होता है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा सफेद है। अब यहाँ पर वो गलती से सेतुलियो का वो चीज देख लेता है और उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पर सेतुलियो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि पागल कहीं का, और कुछ लोग मिलकर यहाँ पर हमारे आंग को मारने लगते हैं कि तुमने उसे टच कैसे करा। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर एक नया कैरेक्टर आता है जिसके पीछे हमारे सारे स्क्वाड्रन के लीडर होते हैं, और वो जो बंदा रहता है वो आकर कहता है कि तुम अपने लाइफ सेवियर के साथ कुछ ऐसा बिहेव करोगे। अब उसे देखकर दोस्तों वहाँ पर जितने लोग रहते हैं सब मास्टर कह के पुकार रहे होते हैं, लेकिन जो सेतुलियो रहती है वो उसे फादर कह के पुकार रही होती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो जो आदमी रहता है वो सेतु फैमिली का हेड रहता है और वो सेतुलियो का फादर होता है। अब यहाँ पर जोएल लीडर भी उनका इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि ये हमारे फेलियो सिटी के जो मार्शल आर्ट का सेक्ट है उसके लीडर ये हैं सितु शुंगोंग। अब ये सुनकर यहाँ पर आंग थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये सेतुलियो के फादर है और मुझे लगता है कि यही मेरा यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं, तो मुझे इनको शायद थैंक यू बोलना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों हमारा आंग सेतुलियो के फादर को थैंक यू कहता है और उन्हें झुककर ग्रीटिंग देता है और कहता है कि मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। जिसके बाद सेतुलियो का फादर कहता है कि अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ। अब यहाँ पर ये जो सेतुलियो का फादर रहता है वो कहता है तुम यहाँ मेरे महल में बड़े आराम से रह सकते हो, और ये जो डीमन वेव को हमने रिट्रेट करा है मतलब वापस भगाया है, इसकी जश्न भी हम बहुत जल्दी मनाएंगे। जिसके बाद टंगटंग लीडर कहता है कि आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिएगा अंकल। जिसके बाद सेतुलियो का फादर कहता है कि अरे परेशान वाली क्या बात है, ये घर तुम लोगों का ही है, मैंने तुम तीनों को अपने आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है, तो तुम ऐसे कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम इस महल में जो करना चाहते हो वो करो, ये तुम्हारा घर भी है। और हाँ, ये जो मेरी बेटी है सेतुलियो, ये अगर कोई गलती करती है तो इसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया करो, इस पर कोई रहमी मत बरसा करो, ये भी बाकी वॉरियर की तरह नॉर्मल है, तो अगर ये कोई गलती करती है तो इसको भी पनिश किया करो। जिसके बाद टंगटंग लीडर कहता है कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं इसका ध्यान अच्छे से रखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से बात करनी है और सबके सब इस रूम से बाहर जाओ। अब टंगटंग लीडर कितना बोलते हैं दोस्तों हम यहाँ समझ जाते हैं कि वो आंग की बात कर रहा था। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर सबके सब चले जाते हैं और तीनों के तीनों लीडर आंग के सामने खड़े होते हैं, और इस बार टंगटंग लीडर आंग से बोलता है कि आंग मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, आखिर तुम उस 1 पिन लेवल के डीमन को हराकर सेतुलियो को बचाकर यहाँ पर कैसे लाए। ये सुनकर दोस्तों यहाँ पर जो जोएल लीडर रहता है वो कहता है कि क्या तुम यही पूछने वाले थे, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, हम सीधा सीधा इससे पूछते हैं। अब दोस्तों जोएल कितना कहते ही हम देखते हैं कि जोएल डायरेक्ट आंग से बोलता है आंग मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उसका मुझे सीधा सीधा जवाब देना। जिसे सुनकर आंग थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो तीनों लीडर आंग से पूछते हैं कि क्या तुम एक डीमन हो। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर रिलीज़ होगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं और भी मनवा को कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।